सातवन की क्रांति पढ़ रहे थे। 1817-18 में राजस्थान की रियासतों के साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल, दिल्ली की रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ और मालवा के रेजिडेंट जॉन मेलकम के माध्यम से संधियां करता है। इन संधियों के बाद में एक पोस्ट बनाई गई थी रेजिडेंट फॉर राजपूताना, जो कि दिल्ली में था और डेविड डॉक्टर लोनी था। 1832 में इस पोस्ट का नाम किया गया एजेंट टू गवर्नर जनरल फॉर राजपूताना। अजमेर में हेडक्वार्टर बनाया गया। डॉक्टर अब्राहम लॉकेट फर्स्ट एजीजी थे। 45 में इस ऑफिस को आबू भेजा गया, पर 64 में इसके लिए 6 महीने की व्यवस्था की गई। 6 महीने अजमेर, 6 महीने आबू। 57 की क्रांति के टाइम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था, जो इससे पहले एक लंबे समय तक मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट रह चुका था। कर्नल टोड मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे। राजस्थान में 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हुआ करती थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, जिनमें ब्यावर और खेरवाड़ा में कोई क्रांति नहीं हुई। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से 28 मई को 15th नेटिव इन्फेंट्री करती है, जिसका साथ 30th नेटिव इन्फेंट्री ने दिया था। आपके न्यूबरी और स्पॉटिशवुड को मार दिया गया, लॉक और हॉडी घायल हुए उसके अंदर, और पैनिक को हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। सारे विद्रोही दिल्ली चले गए थे। सवाल 2, क्रांति नसीराबाद में ही क्यों हुई? क्योंकि मेरठ से आई हुई 15th नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेजा गया, तो उन सैनिकों में असंतोष था। नसीराबाद की बॉम्बे लासर्स को 15th नेटिव इन्फेंट्री पर ध्यान रखने के लिए कहा गया, उनके हथियार डालने के लिए कहा गया है। नसीराबाद की शहर में घूमते हुए वो साधु और फकीर जो कि खबरें दे रहे थे कि चर्बी वाले कारतूसों की वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। सवाल नंबर 2 कि ये लोग दिल्ली क्यों चले गए थे? इन लोगों ने अजमेर की तरफ रुख क्यों नहीं किया? क्योंकि अजमेर में मैगजीन का किला कार्नल के नेतृत्व में बहुत सुरक्षित स्थिति में था और इसको ये तोड़ नहीं सकते थे। डीसा से अंग्रेजों की नई बटालियन आने वाली थी और ये उसे भिड़ंत नहीं करना चाहते थे। इन्हें डर था कि अजमेर का जनमानस या अजमेर के जो सेठ साहूकार है वो अंग्रेजों का साथ दे सकते हैं। ये दिल्ली जाकर जल्दी से जल्दी बहादुर शाह जफर से मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। इनके साथ में लूट का धन था बहुत अधिक संख्या में। इनके साथ में घायल सैनिक, महिला और बच्चे थे। 2 जून को कर्नल एबोट ने नीमच की छावनी में प्रतिज्ञा करवाई कि सभी भारतीय सैनिक अंग्रेजों का साथ देंगे, पर मोहम्मद अली बेग ने अवध का उदाहरण देते हुए इस प्रतिज्ञा को करने से मना कर दिया। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में वहां पर क्रांति हो जाती है। विद्रोहियों का शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने स्वागत किया। देवली की महिदपुर बटालियन उनके साथ हो गई और सारे विद्रोही दिल्ली चले गए। देवली के अंदर जहाजपुर से 800 मीणा सैनिकों की भर्ती की गई। नीमच छावनी में एक सार्जेंट की पत्नी और उसके बच्चों को मार दिया गया था। वहां से भागे हुए 40 अंग्रेज, जिनमें डॉक्टर मरी और डॉक्टर केन थे, पहले केसुंदा आए, जहां पर राम सिंह पटेल, ओंकार सिंह पटेल, केसर सिंह पटेल और यादव राम ने उनका स्वागत किया। वहां से वो लोग डूंगला में रुगाराम नामक किसान के घर पर रुके। कैप्टन सोवर्स, जो कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, बख्श सिंह बेदला के नेतृत्व में सेना लेकर गया, नीमच की छावनी पर नियंत्रण स्थापित किया। बख्श सिंह बेदला को वहीं छोड़कर कैप्टन सोवर्स डूंगला से उन 40 अंग्रेजों को निकालता है, उदयपुर लेकर जाता है, जहां महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको जगमंदिर महलों में रखा था। नीमच की छावनी में पुनः विद्रोह की आशंका पर अर्जुन सिंह सहीवाला ने चर्बी वाले कारतूसों की बात को निर्मूल साबित करने के लिए, आटे में चर्बी मिलाई जाने की बात को निर्मूल साबित करने के लिए सब लोगों के सामने सैनिकों के साथ में वहां खाना खाया। 1835 में एरनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन बनाई गई थी, या जोधपुर लीजियन बनाई गई, जिसके लिए एरनपुरा छावनी की स्थापना की गई थी। इसके 90 सैनिक सिरोही के अनादरा नामक गांव में रोवा नामक गांव के सामंत के विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, जहां इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और एजेंसी के अधिकारी जेडी हॉल के बंगले पर आक्रमण कर देते हैं। अलेक्जेंडर लॉरेंस, जो कि पैट्रिक लॉरेंस का बेटा था, घायल हो जाता है। वहां से विद्रोही अब्बास अली, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं और खेरवा के अंदर कुशाल सिंह चांपा, जो कि अहुआ का सामंत था, इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करता है। बिठोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चांपावत और एरनपुरा की सेना ने कैप्टन हीथकोट और कुशाल राज सिंघवी की संयुक्त सेना को हराया और ओनाड सिंह पंवार सहित 76 आदमी राज की सेना के मारे गए। 8 सितंबर 1857 के युद्ध के 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध या काले गोरों के युद्ध में एजीजी स्वयं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन के सामने उपस्थित थे, लेकिन मैकमेसन को मार दिया गया और एक बार फिर कुशाल सिंह चांपावत और एरनपुरा के सैनिक जीत गए थे। इन 2 युद्धों के बाद में शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में 10 अक्टूबर को विद्रोह यहां से निकलते हैं, पर 16 नवंबर को नारनौल के पास गिराड की सेना से हारकर शिवनाथ सिंह आसोप वापस आ जाता है। इधर कर्नल हम्स और हंसराज जोशी आउवा पर आक्रमण कर देते हैं 20 जनवरी को। कुशाल सिंह चांपावत मेवाड़ में सहायता के लिए चला गया। पृथ्वी सिंह लांबिया नेतृत्व किया। 5 दिन के संघर्ष के बाद आउवा का पतन हो जाता है। अंग्रेज सुगाली माता की मूर्ति, जो कि काले संगमरमर की मूर्ति थी, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे, उठाकर ले गए थे। पहले आबू रखा गया, फिर अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा गया और कालांतर में उसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में स्थापित कर दिया गया। कुशाल सिंह चांपावत ने बिठोड़ा के सामंत कानजी की हत्या की थी। कालांतर में उन्होंने मेवाड़ के अंदर सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह चुंडावत और कोठारिया के सामंत जोध सिंह के पास शरण ली थी।
8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया, टेलर कमीशन बनाया गया, उसने बरी किया। 64 में उदयपुर में उनकी मृत्यु हुई, उनके बेटे देवी सिंह को बाद में जागीर मिली। आसोप के शिवनाथ सिंह, बुलर के बिशन सिंह, आले निवास के अजीत सिंह ने इनका साथ दिया था। शिवनाथ सिंह आसोप तो बड़सू नाम की जगह पर भी 35 दिनों तक अंग्रेजों से लड़े थे। उस समय जोधपुर का राजा तख्त सिंह हुआ करता था। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान ने क्रांति की। मेजर बर्टन, उसके 2 बेटे फ्रैंक और आर्थर, डॉक्टर सैडलर और सेविल क्विंटम और महाराव के प्रतिनिधि देवीलाल को मार दिया गया। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया। मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने समझौता करवाया। 9 शर्तों पर महाराव से जबरदस्ती साइन करवाए गए, जिनमें एक शर्त थी कि बर्टन की हत्या के लिए महाराव जिम्मेदार है। करौली का राजा मदनपाल महाराव को मुक्त करवाता है। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स स्वयं सेना लेकर आता है। 30 मार्च 1858 को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया जाता है। कई विद्रोही भंवरगढ़ गए थे, जहां के व्यापारियों ने जब उनको शरण दी तो उन पर 51 रुपए का अंग्रेजों द्वारा जुर्माना किया गया था। जयदयाल का भाई हरदयाल और मेहराब खान के भाई करीम खान लड़ते हुए मारे गए थे। जयदयाल और मेहराब खान को एजेंसी के पास उसी नीम के पेड़ पर फांसी लटकाया गया था जिसके पास उन्होंने बर्टन का सिर काटा था। राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई और मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी गई। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, पर उसके मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। निम्बाहेड़ा में नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया गया। ताराचंद पटेल जैक्सन की सेना का सामना करता है। ताराचंद पटेल को मौत की सजा सुनाई गई। मंदसौर में फिरोज खान नामक व्यक्ति, जो खुद को मुगल शहजादा बचाता था, निम्बाहेड़ा के हाकिम अहमद यार खान से संबंध स्थापित कर लेता और उसके आदमी भी यहां पर आकर बिगाड़ करते हैं। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था, ऐसा मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से पता चलता है। धौलपुर में देवा गुर्जर और भवानी शंकर ने विद्रोह की शुरुआत की, लेकिन बाद में इंदौर और ग्वालियर के विद्रोही यहां पर आकर जम जाते हैं, जिन्हें भगाने के लिए राजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ गई थी। भरतपुर में गुर्जर और मेव विद्रोह कर देते हैं। राजा जसवंत सिंह को पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को कहना पड़ा कि प्लीज भैया आगरा चले जाओ, इधर मत रहो। अलवर के राजा विनय सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, पर उसका दीवान फैजुल्ला खान विद्रोहियों के समर्थन में आ गया था। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने राजा राम सिंह सेकंड को कहा कि प्लीज सादुल्ला खान, विलायत खान, उस्मान खान का कुछ करो। सादुल्ला खान को निष्कासित किया गया, बाकी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज राजी हुए। राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना दिया गया। बीकानेर का राजा सरदार सिंह एकमात्र व्यक्ति था जो अपनी रियासत से बाहर इस विद्रोह को दबाने के लिए गया था। उसे अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। तात्या टोपे क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ आए थे। वो कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट से हार गए थे। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए दिए और झालावाड़ पर कब्जा कर लिया था। दोबारा उन्होंने बांसवाड़ा पर भी कब्जा किया था। सलुम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोत सिंह ने उनका समर्थन किया था। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की मदद की थी। जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी रियासतों में सहायता के लिए गए थे। कालांतर में मानसिंह के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में गिरफ्तार हो गए। सिक्कर के सामंत को भी उनको शरण देने के आरोप में फांसी दी गई थी। सिक्कर में तात्या टोपे की छतरी है। अमरचंद बांटिया, जो कि मूल रूप से बीकानेर के थे, ग्वालियर में रहते थे। झांसी की रानी और तात्या टोपे की सहायता करते हैं। क्रांति के भामाशाह कहे जाते हैं। अंग्रेजों ने उनको भी फांसी लगाई थी। वो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 57 की क्रांति में फांसी दी गई थी। इतना सब कुछ हमने पिछले 3 दिन की क्लासों में पढ़ा था, जिसका कुल जमा योग लगभग 3 घंटे और 15-20 मिनट की क्लास है, जो कि हमने पिछले 7-8 मिनट के अंदर रिवीजन किया है। हाँ जी, तो हमने जनजातीय आंदोलन शुरू किए थे पिछली क्लास में। ट्राइबल मूवमेंट पढ़े थे। हमने पहले ये पढ़े थे कि ये ट्राइब्स रहती कहाँ कहाँ थी, मुख्य आंदोलन इन्होंने कहाँ किए। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वो मेवाड़ में और वागड़ और सिरोही राजस्थान के 3 इलाके थे, जहां पर इन जनजातियों ने, भील जनजाति ने मुख्यतः शुरुआत में आंदोलन शुरू किए थे। इनके साथ साथ लगती हुई गुजरात की कुछ रियासतें, ईडर, विजयनगर, सूंठ, पंचमहल के कुछ इलाके, इन क्षेत्रों में भी ये आंदोलन फैल गए थे बाद में धीरे धीरे। ये बातें हमने पढ़ी थी। हमने पढ़े कि इन आंदोलनों के कारण क्या थे। तो हम पढ़ रहे थे आंदोलनों के कारण ये थे कि एक तो जमस्टोड जब आया था तो उसने इनके बोलाई कर और रखवाली कर जो थे, जो इनका गमेती लिया करता था, वो बंद करवा दिए गए थे। इनकी जो परंपरागत खेती थी वो बंद करवा दी गई थी। जमींदार इनसे टैक्स लेने लग गए थे, बेगार लेने लग गए थे। ये लोग साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। इनके सामाजिक रीति रिवाज थे, उनके अंदर इंटरफेयर किया जा रहा था। इनको इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। 1881 की जनगणना के समय में इनमें बहुत सारी अफवाहें फैल गई थी कि टैक्स लगाएंगे, हमें अफगानिस्तान के युद्ध में भेज देंगे। इन कई कारणों की वजह से फिर जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया था उसको ये लोग समझ भी नहीं पाए थे। न्याय व्यवस्था बहुत अलग प्रकार की थी, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अलग प्रकार की थी, और इन सब कारणों से
वहां की जो भील जनजाति थी उसने मुख्यतः आंदोलन कर दिया था। मैंने फिर बताया था कि हम बेसिकली दो बड़े आंदोलन पढ़ते हैं भील जनजाति के, एक गोविंद गुरु ने किया था जिसको हम भगत आंदोलन कहते हैं, और एक मोतीलाल तेजावत ने किया था जिसको हम एक ही आंदोलन के नाम से जानते हैं। गोविंद गुरु ने जो आंदोलन चलाया था, तो हम गोविंद गुरु के बारे में पढ़ रहे थे कि जो गोविंद गुरु थे वो वास्तव में तो एक बंजारे थे जिनका जन्म डूंगरपुर के वेदसा नाम के गांव में हुआ था। किसान थे, बाद में कोटा बूंदी अखाड़े के जो महंत जी थे राजगिरी उनके शिष्य बन गए थे और संन्यास धारण कर लिया था, और इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, भगत पंथ। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे और आदिवासियों को हिंदू धर्म में ही रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भगत पंथ नाम का एक पंथ बना लिया था। इन्होंने भीलों में मोरल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट किया था, चोरियां छुड़वाई थी, उनकी शराब कम करवा दी थी, उनमें जो आपसी लड़ाइयां होती थी उनकी पंचायतों के माध्यम से सॉल्व करवानी शुरू कर दी थी, एकेश्वरवाद पे बल देना शुरू कर दिया था, भीलों में जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको बंद करवाना शुरू कर दिया था, और भीलों में एकता बढ़ाने के लिए 1883 में एक संस्था बनाई थी, उस संस्था का नाम था संप सभा। इस संप सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1903 में बांसवाड़ा के अंबादरा गांव में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। वैसे ये पहाड़ी बांसवाड़ा और गुजरात के सूंठ राज्य की सीमा पर स्थित हुआ करती थी। 1903 में पहला अधिवेशन हुआ था, फिर इनके निरंतर वहां पर अधिवेशन होने शुरू हो गए थे। 1908 में जो गोविंद गुरु थे वो ईडर की तरफ चले गए थे, 2 साल वहां पे रहे थे, वहां के भीलों को भी जगाया था, और वहां पर तो बाकायदा ईडर में एक जगह पड़ती है पाल पट्टा, वहां के सामंत को 21 मांगे माननी पड़ गई थी और भीलों के साथ में समझौता करना पड़ गया था। 1911 में वापस वेदसा आ गए थे, वहां पे धूनी और निशान स्थापित कर लिए थे इन्होंने, और भीलों को वापस जगाना शुरू किया। इसी प्रकार 1913 के अंदर, 1910 में इससे पहले भील जो थे, सम सभा जो थी वो यहाँ पे शासन के सामने 33 मांगे रखती है जो मानी नहीं गई थी। 1913 के अंदर भील जब मानगढ़ पहाड़ी पर गए, शासन द्वारा उनको समझाने की कोशिश की गई, ऐसी अफवाहें थी कि भील नया राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली 17 नवंबर 1913 को एक अंधाधुंध फायरिंग के अंदर 1500 से अधिक भील मारे गए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। गोविंद गुरु वहां से फरार हो जाते हैं, हालांकि बाद में उनको पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। गोविंद गुरु गिरफ्तार कर लिए गए थे, फरार तो क्या हुए थे, बच गए थे, मतलब उसमें गिरफ्तार कर लिए गए थे, आजीवन कारावास दिया गया था। बाद में उनकी सजा को कम करते करते 10 वर्ष लेके आ गए थे, पर 7 वर्ष बाद में उनको रिहा कर दिया गया, पर उनसे लिखवाया गया कि आप भविष्य में आंदोलन नहीं करेंगे। फिर फाइनली वो गुजरात के कंबोई या काम्बिया नाम के गाँव में चले गए थे, वहां शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे। एक ही आंदोलन जिसे कि भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि उदयपुर के भोमट क्षेत्र के भील और ग्रासियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में गुजरात तक वो आंदोलन फैल गया था, सिरोही के क्षेत्रों में भी वह आंदोलन फैल गया था। और हम पढ़ते हैं कि उन किसानों ने सबसे पहले वो मातृकुंडिया नामक जगह से उन किसानों ने आंदोलन शुरू किया। मोतीलाल तेजावत के रूप में उनको एक नेतृत्व प्राप्त हुआ। मोतीलाल तेजावत जो थे वो एक ओसवाल परिवार में कोल्यारी गांव में जन्म लिया था, झड़ोल ठिकाने में काम किया करते थे। उन्होंने कामदार की नौकरी छोड़ के भीलों का साथ देने का निश्चय कर लिया था, और उन्होंने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी थी। गोकुल जी जाट के नेतृत्व में जाट किसान भी उनके साथ में थे। 21 में से हालांकि 18 मांगे मान ली गई थी। वन संपदा, सुअरों वाली और बेगार से संबंधित मांग नहीं मानी गई थी। और मोतीलाल तेजावत ने उस दिन उदयपुर के जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण दिया और उन्होंने कहा 3 मांगे तो हम खुद ही मान लेते हैं। मेवाड़ रियासत में बाद में जब कार्रवाई की बात आई तो बाद में यहाँ से सिरोही की तरफ चले गए, और सिरोही के किसानों को भी उन्होंने पूरी तरीके से आंदोलित करने का प्रयास किया था। वहां के जो भील थे उनमें भी जागृति लाने का प्रयास किया था। फिर फाइनली वो गुजरात की तरफ चले गए और विजयनगर रियासत के नीबड़ा नाम के गांव में 7 मार्च 1922 को मेजर सटन वहां पर कार्रवाई कर देता है, फायरिंग कर देता है, और उसके अंदर कहते हैं खूब सारे भील शहीद हो गए थे। मोतीलाल तेजावत फरार हो जाते हैं वहां से। 1929 में बाद में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत सरेंडर कर देते हैं ईडर के खेड़ब्रह्म नाम की जगह पर। गिरफ्तार कर लिया गया। मणिलाल कोठारी के इंटरवीन की वजह से 1936 में मोतीलाल तेजावत को बाद में रिहा कर दिया गया था। उन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया था। प्रजामंडल, मेवाड़ वाले प्रजामंडल से भी वह जुड़े रहे थे, और हमने पढ़ा था उनके बारे में, उनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। लोग उनको बाऊजी के नाम से पुकारा करते थे। सिरोही के अंदर हमने कुछ घटनाएं पढ़ी थी। हमने सिरोही में पढ़ा था कि सिरोही में जब ये आंदोलन हुआ था तो वहां पर रमाकांत मालवीय जो दीवान थे उन्होंने पथिक जी और गांधी जी के माध्यम से इस बात को निपटाने की कोशिश की थी। गांधी जी ने तो यंग इंडिया में यहाँ तक लिख दिया था कि मोतीलाल तेजावत के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। पथिक जी भी आए थे, उन्होंने तेजावत जी के साथ भी बातचीत की थी। भगवानगढ़ नाम की जगह पर मिले थे, गोपेश्वर नाम की जगह पे वो मालवीय जी के साथ किसानों से भी मिले थे, लेकिन हल कोई नहीं निकल पाया था। फाइनली सिरोही में भी फायरिंग कर दी गई थी। सियावा और बालोलिया और भूला नाम की जो जगह थी जहां पर फायरिंग वगैरह की गई थी। मेजर प्रचार्ड कहता है कि उस दूसरे वाली जगह तो उसने कहा कि 50 लोग मरे और 150 लोग घायल हुए थे। तरुण राजस्थान वगैरह जो अखबार निकलते थे उन्होंने सिरोही के भील आंदोलन के बारे में खूब बातें भी छापी थी।
हम मीणा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे कि 1924 में अंग्रेजी सरकार ने कानून लागू किया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जिसमें कहा गया कि अपराध करने वाली जनजातियां कौन कौन सी, और उसमें मीणा जाति को शामिल किया गया। जयपुर रियासत ने उस कानून का एक्सपांशन करते हुए 1930 में एक जरायम प्रोफेशन एक्ट लागू किया था और उसमें प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके खिलाफ मीणा जनजाति में जागृति आई। उन्होंने 1933 में मीणा रीजनल महासभा का गठन किया था। 1944 के अंदर नीमका थाना में जैन संत थे मगन सागर जी महाराज, उन्होंने एक मीणा जाति का सम्मेलन बुलवाया। उन्होंने मीन पुराण नाम की किताब लिखी। उसके अंदर बाद में मीणा सुधार समिति वगैरह बनाई गई, जो बंसीलाल शर्मा और राजेंद्र कुमार अजय के द्वारा बंशीधर शर्मा और राजेंद्र कुमार अजय के द्वारा बनाई गई थी। फिर फाइनली 28 अक्टूबर 1946 को बागावास के सम्मेलन में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए और उसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। फिर भी फाइनली ये जो कानून था 1952 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से ही हटाया जा सका था। ठक्कर बापा एक आदिवासी नेता थे बड़े, उन्होंने यहाँ पे जो जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल, उनको इसके बारे में पत्र लिखकर अवगत करवाया था कि यार इस मामले की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे संगठन पढ़ रहे थे जिनके माध्यम से राजस्थान में पॉलिटिकल अवेकनिंग का काम किया गया था, और उन्हीं में से हमने सबसे पहले एक संगठन पढ़ा था राजपूताना देसी भारत मध्य भारत सभा, जो कि रियासती भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। और हमने बताया था कि 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसी समय दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, नरसिंह देव सरस्वती, चांदकरण शारदा, इन कुछ लोगों ने मिलकर एक वो संगठन बना लिया। शुरुआत में कहा गया कि इसका कार्यालय कानपुर रखो, लेकिन बाद में इसका कार्यालय अजमेर लाया गया था। पहले अधिवेशन में इसका अध्यक्ष गिरधर शर्मा, दूसरा अधिवेशन इसका दिसंबर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस के समानांतर हुआ। तीसरा अधिवेशन इंपोर्टेंट है जो कि 1920 के मार्च में अजमेर में हुआ। जमनालाल बजाज इसमें अध्यक्ष थे। इसी में भूप सिंह जी ने कहा था मैं विजय सिंह हूं। इसी में केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह करवा जैसे जो क्रांतिकारी थे वो छूट के आए थे, तो उन लोगों ने भी इस अधिवेशन के अंदर भाग लिया था। और फिर 1920 के अंदर आपका यह अधिवेशन नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन के समानांतर हुआ, जिसमें विजय सिंह का पति के कहने पर किसानों की प्रदर्शनी दिखाई गई थी। और उसके बाद कांग्रेस की सहयोगी संस्था इस राजपूताना मध्य भारत सभा को मान लिया गया था। उद्देश्य यह था कि कांग्रेस का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करना है, देशी राज्यों में राजनीतिक जागरूकता लेके आनी है, उत्तरदायी शासन की स्थापना वगैरह करवानी है। इसी दौरान विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिले थे और गांधी जी कहने पे वर्धा से एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था जिसका नाम था राजस्थान केसरी, जिसमें केसरी शब्द केसरी सिंह बारट का है। उसके संपादक विजय सिंह पथिक थे, उसके उप संपादक रामनारायण चौधरी थे और पैसे देने का काम आपके जमनालाल बजाज किया करते थे उस अखबार का, राजस्थान केसरी का। और वर्धा से निकालना शुरू किया था और राजस्थान केसरी। और वर्धा में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ, जो कि विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने बनाया था, लेकिन बाद में उसका कार्यालय तो हालांकि अजमेर लेकर आ गए थे। हम पढ़ते हैं कि विभिन्न किसान आंदोलनों में वो संगठन अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, परंतु बाद में नेताओं के आपसी मतभेदों की वजह से 2829 तक जाते जाते वो राजस्थान सेवा संघ खत्म हो जाता है। राजस्थान सेवा संघ वालों का मुख्य पत्र हुआ करता था नवीन राजस्थान, जो कि अजमेर से निकलता था और बाद में इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया था। शुरू में विजय सिंह पथिक निकालते थे, बाद में रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त से निकालते थे। इन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया था। शोभालाल गुप्त को तो इसके लिए बाकायदा 2 साल की सजा भी हुई थी। फिर जयनारायण व्यास ने इसको ब्यावर से निकालना शुरू कर दिया था। ये तमाम बातें हमने पढ़ी थी। फिर एक संगठन पढ़ा था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसके लिए 1922 में पूना से प्रयास करने शुरू किए थे। 1926 में एक समिति बनी थी। 27 के अंदर बॉम्बे के अंदर इसका गठन किया गया था और दीवान बहादुर रामचंद्र राव उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। विजय सिंह पथिक उसके उपाध्यक्ष थे और रामनारायण चौधरी को राजपूताना और मध्य भारत सभा का सचिव बनाया गया था। 28 के अंदर कांग्रेस ने घोषणा की, प्रस्ताव पारित किया कि भाई देशी राज्यों में जो उत्तरदायी शासन है उसको स्थापित किया जाना चाहिए। 38 के अंदर कांग्रेस का जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ, इसमें सुभाष बाबू अध्यक्ष थे, उसके अंदर कहा गया कि प्रजामंडल आंदोलनों को हम अपना समर्थन देते हैं। तो प्रजामंडल आंदोलन में अचानक बूम आई थी। 28 के अंदर अपने राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। 31 में इसका पहला अधिवेशन अजमेर के अंदर बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष रामनारायण चौधरी थे और उसके बाद राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। हम जयपुर प्रजामंडल पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने प्रजामंडल बनाया था। शुरुआत में ढंग से काम किया नहीं, तो 1936 में बजाज जी ने उसका पुनर्गठन किया और चिरंजीलाल मिश्र और आपके दूसरे हीरालाल शास्त्री को इसका मुखिया बना के चले गए थे। उनको अध्यक्ष बना दिया था और उनको मंत्री बना दिया था। और वास्तव में ये गति 1938 में पकड़ा था, जब जमनालाल बजाज ही इसके अध्यक्ष बने थे। और 8-9 मई 1938 को इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया जयपुर के अंदर। नथमल के कटले के अंदर अधिवेशन हुआ था। 10 मई को कस्तूरबा गांधी महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हैं। इसी सम्मेलन में आपके शास्त्री जी के कहने पर शेखावटी किसान सभा प्रजामंडल में अपना विलय कर देती है। अब सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम जोशी, जो कि आगे चलकर वापस प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, इत्यादि कई लोग प्रजामंडल के साथ में और जुड़े, नए नए लोग देखने को मिले यहाँ पर।
उसके बाद 1939 में प्रजामंडल पर रोक लगा दी जाती है। प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई तो प्रजामंडल वालों ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था यहाँ से। फिर वो रोक तो हटा ली गई, बजाज जी को गिरफ्तार भी किया गया था, पर तो रोक हटा ली जाती। 1942 में गांधी जी अपना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल का अध्यक्ष हुआ करते थे। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि अपने को भाग लेना है या नहीं लेना है, तो प्रजामंडल से एक गुट अलग हो गया, आजाद मोर्चा, और उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। उसमें थे बाबा हरीशचंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल। गुलाब जी भाई साहब के घर पे इसका ऑफिस हुआ करता था। उसके बाद में जब प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने हीरालाल जी पे दबाव दिया तो हीरालाल जी ने मिर्जा इस्माइल को लेटर लिखा। मिर्जा इस्माइल से पूछा भाई क्या करना है। मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फाइनली इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं 17 सितंबर 1942 में। और उसमें कह दिया गया भाई जयपुर में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश की जाएगी। जो जयपुर स्टेट है वो अंग्रेजों की भारत छोड़ो आंदोलन में मदद नहीं करेगा। जो प्रजामंडल है वो ब्रिटिश इंडिया की किसी भी रिबेलियन को शरण दे सकता है। जयपुर रियासत उसको गिरफ्तार भी नहीं करेगी। और कहा गया कि प्रजामंडल है वो शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी आंदोलन कर सकता है। और प्रजामंडल ने कह दिया कि हम इस भारत छोड़ो आंदोलन में तो भाग नहीं ही लेंगे। तो याद रखना कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। नेहरू जी 45 में आए थे, उन्होंने आजाद मोर्चा प्रजामंडल के बीच समझौता करवा के वापस दोनों को मिला दिए थे। 42 में कहा गया उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए एक समिति बनाए। 43 में उसकी सिफारिशें आई। 45 में उसके चुनाव हुए। प्रतिनिधि सभा में 125 सीटें थी, प्रजामंडल जीता 27। और इधर आपके एक दूसरी कौन सी थी, विधानसभा, उसके अंदर सीटें थी 51, प्रजामंडल जीता 3। फिर भी देवी शंकर तिवारी को इसमें मंत्री बनाया गया, जो कि किसी भी रियासत के प्रथम गैर सरकारी मंत्री बनाए गए थे उसके अंदर। उसके बाद में हमने और पढ़ा कि धीरे धीरे और सुधार हुए। बाद में 48 के अंदर कह दिया गया कि नहीं साहब, जो आपके वीटी कृष्णामाचारी है उनको तो इसका दीवान बना दिया गया, और जो हीरालाल शास्त्री थे उनको इसका सचिव बनाया गया। देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल जो थे इनको सचिव बनाए गए। और अजय रामपुरा का ठाकुर और गिरिजपुर का जो ठाकुर था इनको बना दिया गया उसके अंदर, अन्य सचिव बनाए गए थे, ये भी सचिव बना दिए गए उसमें। वो मुख्य सचिव थे हीरालाल जी। और फिर हम पढ़ रहे थे कि ये मंत्रिमंडल तब तक काम करता रहा जब तक कि वृहत राजस्थान का 30 मार्च 1949 को गठन नहीं हो गया था। कुछ बातें हमने और पढ़ी कि जैसे इसे जमनालाल बजाज जुड़े हुए थे, तो बजाज जी के बारे में हम बात पढ़ रहे थे। काशी का बास का रहने वाले थे, गांधी जी के 5वें बेटे थे, गुलाम नंबर 4 कहा जाता है उनको, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे लंबे टाइम तक। तो बजाज जी की बातें पढ़ी। बजाज जी की वाइफ थे जानकी देवी बजाज। 1956 के अंदर पद्म विभूषण मिला था किसी भी राजस्थानी को पहला। प्रजामंडल के अध्यक्ष रही थी 1944 के अंदर वो। गौ सेवा संघ के अध्यक्ष रही थी। भूदान आंदोलन के अंदर भाग लिया था। 108 कुएं खुदवाए थे। हीरालाल जी थे। हीरालाल जी ने एक प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम की एक लिखी थी बुक, और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नाम का एक गीत लिखा था। हीरालाल जी ने एक जयपुर हितकारिणी सभा नाम का संगठन बनाया था। जीवन कुटीर 1927 के अंदर बनाया था, जिसमें आपके 1927 वाला, बाद में 1935 में वनस्थली विद्यापीठ जो पंचमुखी शिक्षा और गर्ल्स एजुकेशन के लिए जाना जाता है। जमनालाल जी में भी आप चरखा संघ याद रखना, बलवंत सांवला राम देशपांडे के साथ मिलकर 1927 में उन्होंने चरखा संघ भी बनाया था। फिर हीरालाल जी की वाइफ रतन शास्त्री, उनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिला हुआ है 55 और 75 के अंदर। वो भी प्रजामंडल के एक सक्रिय सदस्य के रूप में भाग लेती है। और खूब सारी महिला थी आपके, रमा देवी देशपांडे थे, रमा जोशी थी, सुमित्रा देवी थी, सुशीला देवी थी, शारदा देवी थी, विद्या देवी थी, इंदिरा देवी थी, जैसी कई महिलाओं ने भी इसके अंदर भाग लिया था। ऐसी तमाम चीजें हमने पढ़ी थी। ये 1931 में 2 प्रजामंडल बने थे। एक बना था जयपुर प्रजामंडल, एक बना था बूंदी प्रजामंडल। बूंदी वाले प्रजामंडल में याद रखने वाली बात इतनी है, कौन कौन थे, कांतिलाल जी, नित्यानंद जी, ऋषिदत्त मेहता। तो 2 तो वो नाम याद रखना, नित्य कांति आपके, और एक ऋषिदत्त मेहता याद रखना। इनका जरूर इसलिए रखना, एक तो अलग पार्टी और बनाई, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद, और अखबार सबसे ज्यादा काम का है 1923 ब्यावर, राजस्थान वीकली, हड़ौती की न्यूज पब्लिश हुआ करती थी। बस बूंदी प्रजामंडल में इतनी बातें। मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ा था मैं, जल्दी से ब्रीफ में उसका आपको रिवीजन करा दूं कि कई पार्टियां बनी थी वहां पर। जैसे एक पार्टी बनी थी मारवाड़ सेवा संघ, तो आप ये कह दो कि ये जो राजस्थान सेवा संघ हुआ करता था, एक उसकी यूनिट हुआ करती थी 1920 में, जयनारायण व्यास ने बनाई थी। मैंने कहा था प्रयागराज भंडारी वाला नाम इसके अंदर थोड़ा सा आप याद रख लेना, तो वो नाम भी याद रखने वाली सी बात थी आपके। और तोल आंदोलन चलाया था, एक शेर में 100 तोड़े के स्थान पर 80 तोड़े का शेर कर दिया गया था। इस चक्कर में उन लोगों ने आंदोलन चलाया था। फिर एक मारवाड़ हितकारिणी सभा बना तो 1918 के अंदर मरुद हितकारिणी सभा नाम से चांदमल सुराणा ने ली थी, पर 5 साल बाद में 23 के अंदर जयनारायण व्यास इसका पुनर्गठन करते हैं। इसने 2-3 आंदोलन चलाए थे कि खाद्यान्न के निर्यात पर निकासी पर जब हटा दी गई रोक तो आंदोलन चलाया, मादा पशुओं की निकासी के खिलाफ जो रोक हटा दी गई तो आंदोलन चलाया, नौकरियों में कहा भाई अपने लोग ज्यादा लो यार, बाहर वाले लोगों को क्यों लिया जा रहा है।
फिर एक बड़ी पार्टी यहाँ पर बनी थी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1929 में। पहले जोधपुर के अंदर उनको अधिवेशन करना था, पर अधिवेशन नहीं करने दिया गया। उल्टा भंवरलाल सर्राफ, आनंदराज सुराणा और देवेंद्र व्यास को गिरफ्तार करके नागौर के एक विशेष अदालत के अंदर इन पे मुकदमा भी चलाया गया था। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में और गांधी इरविन समझौते के बाद में जब रिहा किए गए तो उसके बाद इन्होंने पुष्कर के अंदर अपना पहला अधिवेशन किया था 1931 के अंदर। और उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर और मणिलाल कोठारी जैसे लोग भी आए थे। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे चांदकरण सारदा। फिर इन्होंने एक संगठन बनाया था मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931 को जनरल व्यास ने। और बाद में लगा कि मारवाड़ यूथ लीग को तो अवैध घोषित किया जा सकता। मारवाड़ यूथ लीग बड़ी पार्टी बनी। मारवाड़ हितकारिणी सभा का भी इसमें बाद में विलय कर दिया गया था। तो बहुत जल्दी छगनराज चौपासनी वाला ने बाल भारत सभा बना ली थी। छगनराज चौपासनी वाला वही है जो 26 जनवरी 1932 को जोधपुर के अंदर और आपके ध्वजारोहण कर देते हैं, झंडा फहरा देते हैं। फिर हमने उसके बाद और पढ़ा कि प्रजामंडल ही बना लिया था इन्होंने। भंवरलाल सर्राफ को अध्यक्ष बना दिया गया था 34 के अंदर प्रजामंडल का। फिर जो रणछोड़ दास गट्टाणी थे उनकी दो पार्टियां और पढ़ी थी हमने। एक तो नागरिक स्वतंत्रता संघ जो कांग्रेस की एक पूरक संस्था हुआ करती थी, और एक बाद में उन्होंने मारवाड़ लोक परिषद नाम की पार्टी और बनाई थी। ये मुख्य मुख्य घटनाएं पढ़ी थी। और एक पढ़ा था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो व्यास जी को सिवाना किले में बाकी नेताओं को आपके जालोर वाले किले के अंदर नजरबंद किया गया था। मैंने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस वाली यात्रा याद रखनी है कि वो 23 जनवरी 1938 को यहाँ गिरदी कोट के अंदर आए थे और यहाँ पर भाषण दे के गए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है तो वो सबसे ज्यादा याद रखने वाला है। जवाहरलाल नेहरू भी हालांकि 1945 में आए थे, उमेश सिंह जी के साथ में बाकायदा टी पार्टी करके गए थे। और भी पट्टाभी सीताराम भैया, विजय लक्ष्मी पंडित, द्वारिकादास श्री प्रकाश कचरू, श्री प्रकाश, खूब सारे लोग भी यहाँ पर बाकी भी आके गए थे। पर बोस वाला नेहरू वाला याद रखने वाली थोड़ी सी ज्यादा जरूरी बात है। फिर हम पढ़ रहे थे कि दो घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई। एक चंडावल घटना, जब उत्तरदायी शासन दिवस मना रहे थे वहां पे और वहां पर लाठीचार्ज कर दिया गया था। 1 दर्जन के आसपास किसान घायल हो गए थे। एक हमने पढ़ा था डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 का। डीडवाना के सामंत ने वहां पर भी लाठीचार्ज करवा दिया था। कई किसान शहीद हुए थे। मोतीराम जी घर पर वो मीटिंग हो रही थी। मथुरादास माथुर प्रजामंडल के एक बड़े नेता हुआ करते थे, वो इसके अंदर घायल हो गए थे। पर मथुरादास माथुर, यदि आप में से कोई जोधपुर का है तो वो जानता होगा कि उनके नाम पे जोधपुर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनका नाम MDM हॉस्पिटल उन्हीं मथुरादास माथुर के नाम पर है, जो बाद में भी राजस्थान की राजनीति में एक्टिव पार्टिसिपेट करते रहे थे। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो जाते हैं, जिनको हम राजस्थान का जतीन दास कहते हैं। तो जतीन दास के नाम से उनको जानते हैं। पीलवा के अंदर जन्म हुआ था और जवाहर खादी भंडार नाम की एक संस्था भी उन लोगों ने बनाई थी। तो मुख्य सी बात जहां तक मुझे याद है अपने यही पढ़ी थी। व्यास जी के समाचार पत्र वगैरह थोड़े देखे थे हमने। व्यास जी के समाचार पत्र हुआ करते थे। तरुण राजस्थान तो निकाला था ब्यावर से, मणिलाल कोठारी ने संपादक बनाई दिया था इसका। और एक हमने अखंड भारत देखा था, एक पीप देखा था, एक आंगीवाण देखा था, लोक सुधार बलदेव राम जी मिर्धा का देखा था हमने अखबार एक। और एक रियासती अखबार देखा था सोमनेश जोशी का, जो कि पाकिस्तान में मिलने वाली स्कूप का बारे में बताते हैं। प्रजा सेवक देखा था अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का। हमने मार्च से संघर्ष क्यों, और आपके दो किताबें कौन सी थी, पप्पाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नाम की किताबें जनरल व्यास निकालते थे, वो भी हमने देखी थी किताबें। ऐसी कई चीजें हमने पढ़ी थी। हाड़ौती के बारे में बताया था कि 1934 में हाजी फैज मोहम्मद ने उसकी स्थापना की थी, पर बाद में उसका पुनर्गठन ही हुआ था कोटा के नाम से, और वो नैनू राम शर्मा जी ने किया था। बीकानेर वाले में मैंने कुछ बातें बताई थी कि 1907 में कन्हैयालाल ढूंढ और रमेश दास स्वामी गोपाल दास जो थे, उन दोनों ने मिलकर एक सर्वहितकारिणी सभा बनाई थी। और ये जो सर्वहितकारिणी सभा थी, इसने चूरू के अंदर कन्या पाठशालाएं और कबीर पाठशालाएं खोली थी, जो क्रमशः लड़कियों के लिए और दलितों के विद्या से संबंधित थी। और 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बाहेड़ और स्वामी गोपाल दास ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहरा दिया था। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जब गंगा सिंह जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, तो वहां पर इन लोगों ने एक बीकानेर दिग्दर्शन नाम का पर्चा बंटवाया, जिसमें उनके शासन की आलोचना थी। इसलिए कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया था, जिसका नाम था बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, जो कि 1932 से 34 के बीच में चला था। सत्यनारायण सर्राफ, खूबराम सर्राफ, ये आपके स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बाहेड़ आदि गिरफ्तार किए गए थे। रघुवर दयाल गोयल ने इनकी पैरवी की थी, उन्होंने इनका मुकदमा लड़ा था। फाइनली प्रजामंडल बनाया गया था आपके कलकत्ता के अंदर। वैद्य मग्घाराम ने प्रजामंडल बनाया था। मोक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मी देवी आचार्य आदि दूसरे इसके संस्थापक सदस्यों के अंदर से थे। रघुवर दयाल गोयल बाद में एक पार्टी और बनाते हैं, बीकानेर राज्य परिषद या बीकानेर प्रजा परिषद नाम की पार्टी और बना ली थी उन्होंने। और फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि इन प्रजा परिषद वालों की एक मीटिंग थी राय सिंह नगर में, और जुलूस निकल रहा था 1946 में, और उस पर फायरिंग कर दी गई थी 1 जुलाई को। बीरबल नाम का एक लड़का शहीद हो गया था। 17 जुलाई को उस बीरबल के नाम पे बीरबल दिवस भी मनाया जाता है।
और इंदिरा गांधी ने की जैसलमेर शाखा, उसका नाम बीरबल शाखा कर दिया गया था। हम ये भी पढ़ रहे थे कि यहाँ पे 1946 में 2 दिवस मनाए गए थे। 23 जनवरी को मनाया गया था नेताजी दिवस और 26 जनवरी को मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। उससे पहले 1944 में शार्दुल सिंह के दमन के खिलाफ 26 अक्टूबर को बीकानेर दमन विरोधी दिवस भी मनाया गया था। तो हमने कहा था भाई दिवस वगैरह भी थोड़े से याद रखने अपने को। फिर फाइनली हमने पढ़ा था कि बीकानेर में कुछ किसान आंदोलन भी हुए थे। जैसे तो हमने पढ़े थे कि बीकानेर में एक तो आपके हुआ था महाजन उद्रासर महाजन दूधवा खरा और कांगड़ 37, 38, 44 और 46 के अंदर। उद्रासर वाले में जीवन राम जी चौधरी नेता हुआ करते थे। महाजन वाले के देखा देखी बाद में कुंभाणा और पुगल क्षेत्रों में भी आंदोलन हुए थे। और दूधवा खारा आंदोलन मैंने बताया था, इसका वही महत्व है जो मेवाड़ के इतिहास में बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व है। हनुमान सिंह आर्य नेता हुआ करते थे, 3 बार गिरफ्तार किए गए थे, 65 दिन की भूख हड़ताल की थी। वेद मग्गाराम भी इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। कांगड़ किसान आंदोलन के नेता मेघ सिंह आर्य हुआ करते थे। एक खालसा क्षेत्र में गंग नहर वाले किसानों ने 1931-31 में किया था, जमींदारा संघ बना के किया था। दरबार सिंह और करतार सिंह उसके नेता रहे थे। लगान ज्यादा था, आबियाना जो कि सिंचाई करता वो लिया जा रहा था और किस्तों पे ब्याज बढ़ रहा था। इस चक्कर में उन्होंने आंदोलन वगैरह किए थे। ये और धौलपुर में हम पहले पढ़ रहे थे कि आचार सुधारिणी समिति बनी थी 1910 के अंदर। और उसके बाद में आपकी एक समिति वो तो आपकी ज्वाला प्रसाद शर्मा ने बनाई थी। और बाद में 1934 के अंदर एक नागरिक प्रचारिणी सभा और बनाई ज्वाला प्रसाद शर्मा ने। उसमें उनके साथ में यमुना प्रसाद थे और दूसरे वाले में उनके साथ में ये जौहरीलाल इंदू हुआ करते थे। फिर कृष्णदत्त पालीवाल ने 36 में प्रजामंडल बना लिया था। और फिर प्रजामंडल की एक बड़ी घटना मैंने बताई थी, तसीमो नाम के गांव में 11 अप्रैल 1947 को फायरिंग कर दी गई थी। और उसके अंदर आपके 2 पंचम सिंह और छतर सिंह नाम के 2 लड़के थे, वो उसके अंदर शहीद हो गए थे। तो वो बात याद रखने वाली बात। और मैंने बताया था कि मेवाड़ प्रजामंडल हरिपुरा कांग्रेस के ठीक बाद बन गया था, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से बना। हालांकि वर्मा जी उन दिनों के अंदर अजमेर और डूंगरपुर के अंदर बिजी थे। अजमेर में वो नारेली में सेवा आश्रम बनाकर हरिजनों का उद्धार कर रहे थे और डूंगरपुर के सागवाड़ा में खांडलय आश्रम बनाकर भील आदिवासियों का उद्धार कर रहे थे। 1934 में ये संगठन बनाए गए थे उनके द्वारा। और जैसे समाचार मिला कि हरिपुरा कांग्रेस में कहा गया है कि कांग्रेस प्रजामंडलों को अपना समर्थन देगी, वर्मा जी हाथों हाथ उदयपुर आए और बलवंत सिंह मेहता के घर पर 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई, जिसके अध्यक्ष खुद बलवंत सिंह मेहता, जिसके उपाध्यक्ष भूरीलाल बया और जिसके जो महामंत्री थे वो माणिक्यलाल वर्मा बनाए गए थे। फिर हमने पढ़ा कि सरकार ने रोक लगा दी इस पर। सरकार ने रोक लगा दी तो वर्मा जी ने अजमेर से इसका संचालन करना शुरू किया। अजमेर में उन्हें किताब लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। इस किताब में मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई थी। इसलिए बाद में वर्मा जी को देवली से गिरफ्तार करके कोंबलगढ़ के किले में बंद किया गया था और उसमें बहुत ज्यादा ही उनको अमानुषिक यातनाएं दी गई थी, जिसका गांधी जी अपने हरिजन नाम के समाचार पत्र के अंदर आलोचना करते हैं इन सब बातों की। हम पढ़ते हैं कि बाद में जब प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया गया था, सत्याग्रह चलाया था। हालांकि सत्याग्रह में भी रमेश चंद्र व्यास जो भीलवाड़ा के थे उसके प्रथम सत्याग्रही थे, जो आपके डोगरा कांड के अंदर भी शामिल हो चुके थे। 4 अप्रैल 1935 को ज्वाला प्रसाद शर्मा के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोगरा को मारने का प्रयास किया था, पर उस घटना में इंस्पेक्टर सलाउद्दीन ही मारे गए थे। भूरेलाल बया को सरड़ा किले में नजरबंद किया गया था। सरड़ा किला जिसको कि मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। फाइनली 1941 के अंदर इनका अधिवेशन हुआ। जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए। वर्मा जी उस अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर 42 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चला। भारत छोड़ो आंदोलन में फिर कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। वर्मा जी, उनकी पत्नी नारायण देवी वर्मा, उनके 6 महीने का बच्चा दीनबंधु, उनकी बेटी सुशीला, प्यारेलाल जी जो बिश्नोई थे उनकी पत्नी भगवती देवी बिश्नोई आदि भी इसके दौरान जेल गई थी। इन महिलाओं के नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है। फिर आपके 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन सलेटिया मैदान उदयपुर के अंदर बुलाया गया। नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला ने इसमें भाग लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर संविधान वगैरह बनाने की कोशिश की गई और के.एम. मुंशी का नाम थोड़ा याद रखना है कि के.एम. मुंशी ने यहाँ पर संविधान बनाया था। फाइनली बाद में बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा को संविधान सभा में भेज दिया गया था। 5 अप्रैल 1948 को यहाँ पर एक फायरिंग के अंदर आनंदी लाल और शांतिलाल नाम के 2 युवक भी शहीद हो गए थे, उनके भी याद रखने हैं। बलवंत सिंह मेहता के बारे में मैंने और बताया था कि इन्होंने आपके प्रताप जयंती और हल्दी घाटी मेला लगाना शुरू किया था। प्रताप सभा नाम का संगठन बनाया था। वनवासी आश्रम बनाया था इन्होंने। नारायण देव वर्मा जो थे उन्होंने महिला आश्रम की स्थापना की थी। शांता देवी त्रिवेदी जिन्होंने कहा था कि जब तक आर्थिक मजबूती नहीं आएगी पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई भी अर्थ नहीं है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना करते हैं। ये कुछ बातें हमने पढ़ी थी। शाहपुरा किसी टाइम अपने मेवाड़ रियासत का पार्ट हुआ करता था। भीलवाड़ा के अंदर ये जगह पड़ती थी। यही नहीं बातें याद रखने वाली। वर्मा जी की प्रेरणा से 1938 में रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास ने प्रजामंडल की स्थापना की। शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव ने राजस्थान में सबसे पहले अपनी ही रियासत में
रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश की थी अंडर लीडरशिप ऑफ गोकुललाल असावा। तीन सिंपल सी बातें हैं जो आपको याद रखनी। गोकुललाल असावा वाली ज्यादा याद रखनी, उत्तरदायी सरकार वाली और ज्यादा याद रखनी, और कोई बात ही नहीं। आगे बढ़ लेते हैं। भरतपुर प्रजामंडल, जिन राजा का फोटो देख रहे हैं भरतपुर के राजा किशन सिंह है। पहले की किसी क्लास में यदा कदा आपने ऐसा नाम आया होगा और मैंने आपको बताया होगा कि अलवर के राजा जय सिंह और भरतपुर के राजा किशन सिंह ने अपनी अपनी रियासतों में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। हिंदी को राजभाषा घोषित नहीं किया। 1927 में भारतीय हिंदी सम्मेलन, अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन, ऑल इंडिया हिंदी समिट या हिंदी सम्मेलन का आयोजन कर लिया था। अध्यक्ष थे इसके गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सारे नेताओं को बड़े बड़े और बुलाने में सफल रहे, और टैगोर को बुलाना तो बहुत बड़ी बात है। ठेठ बंगाल का साहित्यकार भरतपुर के अंदर आके मीटिंग कर, इस बंदे ने 27 में घोषणा कर दी कि उत्तरदायी शासन को स्वीकार करेंगे। सारी बातें याद रही किशन सिंह जी के बारे में। प्रजामंडल तो पढ़ेंगे, पर उससे पहले यह भी पढ़ा जाना चाहिए कि वहां पे राजनीतिक चेतना का कारण खुद राजा है, कि वो वहां पे गांव और नगरों में ऑटोनॉमस बॉडीज बना रहे हैं, हिंदी को राजभाषा बना रहे हैं, हिंदी का सम्मेलन बुला रहे हैं, वो आपके आर्य समाज के प्रभाव में शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं, उत्तरदायी शासन की घोषणा कर रहे हैं। अंग्रेज हटाते हैं उनको, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को राजा बना देते हैं। उसी प्रकार जैसे फतेह सिंह से अधिकार छीनकर भोपाल सिंह को दे दिए गए थे, यहाँ पर किशन सिंह जी से अधिकार छीन के उनके अल्पवयस्क पुत्र, माइनर एज का जो बच्चा था उनका ब्रजेंद्र सिंह, उसको दे दिया, और का शासन कौन संभालेगा? मैकेंजी। कुल मिला के अंग्रेजों ने कंट्रोल ही कर लिया यहाँ। अब जब ये सारी घटनाएं होगी तो हिंदी का जब इतना अच्छा वो रोल रहेगा, तो यहाँ पे हिंदी साहित्य समिति बनी थी 1912 के अंदर। हिंदी साहित्य समिति बनाने वाले अधिकारी का नाम याद रखना है। अधिकारी का नाम अधिकारी है जगन्नाथ दास अधिकारी। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जगन्नाथ दास अधिकारी ने कौन से संगठन की स्थापना की थी? तो हिंदी साहित्य समिति ने। एक और याद रखना, इन जगन्नाथ दास अधिकारी का एक समाचार पत्र था जिसका नाम है वैभव। दिल्ली से वैभव नाम का एक अखबार निकाला करते थे। जगन्नाथ दास अधिकारी याद रखना और वैभव अखबार याद रखना उनका। और इन्होंने एक पार्टी बना ली, भरतपुर कांग्रेस मंडल। नेहरू जी कांग्रेस के नेता थे तो इन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी बना ली। तो नेहरू जी की प्रेरणा से इसकी स्थापना। दो बंदों के नाम याद रखना, गोकुलचंद वर्मा और गौरीशंकर मित्तल। गोकुलचंद वर्मा का नाम ज्यादा याद रखना कि भरतपुर में पॉलिटिकल एवेकनिंग का भीष्म पितामह कौन था? तो गोकुलचंद वर्मा। शेर भरतपुर किसे कहा जाता? गोकुलचंद वर्मा। ये लड़के नेहरू जी से मिले 37 में, और नेहरू जी के कहने पर इन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम भरतपुर कांग्रेस मंडल। फाइनली प्रजामंडल बनाया गया। भरतपुर में तो प्रजामंडल बनाने नहीं दे, तो क्या किया जाए? तो प्रजामंडल बनाया गया रेवाड़ी। ये बात याद रखनी। जिस प्रकार बीकानेर का प्रजामंडल कलकत्ता में बनाया गया था, उसी प्रकार भरतपुर का प्रजामंडल कहां बनाया गया? रेवाड़ी। जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पे बनाया गया। जैसे हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ वाला प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता के घर पर बना था, तो वैसे भरतपुर वाला प्रजामंडल जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर बना था। कुछ नेता, एक तो इनका नाम याद रखना, किशन लाल जोशी। ये भी शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर भाग लेते हैं। गोपीलाल यादव, इन्हीं को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। चतुर्वेदी जी के घर पर तो हो ही रही। चतुर्वेदी जी को भी याद रखना, इनको अपने राजस्थान का नेहरू कहते हैं। एक नेता और याद रहे, मास्टर आदित्येंद्र। एक थे फकीर चंद। भारत छोड़ो आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन चला तो वापस यहाँ पर आंदोलन हुआ। आंदोलन हुआ, पूछा सरकार ने भाई क्या चाहते हो? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सरकार ने कहा ठीक है, हम एक समिति बनाते हैं, ब्रज जया प्रतिनिधि समिति बनाई। पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि सामंती युग का अंत हो गया है, प्रजातंत्र का उदय हुआ है, और अब तो जनता का शासन, जनता का राज होगा। जनता का राज होगा मतलब कौन सा होगा? लोकतंत्र होगा। ये किसने कहा था? पट्टाभी सीतारामैया ने। किस राज्य के बारे में कहा था? भरतपुर राज्य के बारे में कहा था। सारी बातें याद रखना। प्रजा परिषद ने अपने सम्मेलन करवाए, एक अधिवेशन बयाना में, यह अधिवेशन कहां पर हो रहा है? आपके कामा में। बस ये दो तो अधिवेशन याद रहे, बयाना और कामा वाला 45 में और 46 में। तीनों बातें याद रखना। कौन कौन सी तीनों बातें? पहली आपके जापान पर विजय का उत्सव राजा द्वारा, इंडोनेशिया दिवस प्रजामंडल द्वारा, बेगार विरोधी दिवस रमेश स्वामी याद रहे। ये तारीख भी याद रखनी, बाकी वाली नहीं याद रहे कोई बात नहीं, ये याद रखनी कि 5 फरवरी 1947 से। क्यों हुआ था कांड? ये भी याद रखना कि लॉर्ड वेबल और बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में घूमने के लिए आए हुए थे, और इनके लिए भरतपुर के राजा द्वारा बेगार ली जा रही थी लोगों द्वारा। अलवर से शुरू किए थे हमने पढ़ा था कि अलवर की स्थापना जो थी वो तो 1938 के अंदर अलवर की स्थापना हो गई थी। पंडित हरिनारायण जी शर्मा इसके वो प्रजामंडल के संस्थापक थे। हरिनारायण जी शर्मा हालांकि प्रजामंडल से पहले भी कई संस्थाएं बना चुके थे, जैसे कि वो एक अनटचेबिलिटी के लिए एक संस्था बनाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए अस्पृश्यता निवारण संघ, सफाई कर्मचारियों की समस्या के लिए बनाते हैं वाल्मीकि संघ, ट्राइबल्स के प्रॉब्लम्स के लिए बनाते हैं आदिवासी संघ। तो उन्होंने ऐसी कई संस्थाएं बनाई थी। अलवर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन था वो 1944 में हुआ था, और उसके अध्यक्ष हुआ करते थे भवानी शंकर शर्मा। एक बात हमने ये पढ़ी थी कि जिस प्रकार हीरालाल जी शास्त्री के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था, उसी प्रकार अलवर प्रजामंडल वालों की भी हीरालाल जी ने समझा दिया था, राजा के साथ मीटिंग करवा दी थी, और अलवर प्रजामंडल भी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेता है। इतनी बात बताई थी, देख लो आप सारी की सारी बात। फिर हमने पढ़ा था करौली, संस्थापकों के नाम बताए थे,
38 में बना था त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। और मैंने कहा था त्रिलोकचंद माथुर का नाम विशेष याद रखना, इनका पूछा ही जाता है। चिरंजी लाल शर्मा के लिए मैंने फिर बताया था कि चिरंजी लाल मिश्र और चिरंजी लाल अग्रवाल तो जयपुर में थे और चिरंजी लाल शर्मा जो है वो करौली में थे। कुंवर मदन सिंह वहां पहले से ही ये आंदोलन चला रहे थे। 1927 में उन्होंने बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए और हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया था, तो नाम याद रहे। कोटा प्रजामंडल थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, 1939 में बना। हालांकि 1934 के अंदर ये बन गया था, पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से बनाया था, लेकिन बाद में कहा गया कि साहब काम नहीं कर रहा था, पुनर्गठन किया जाए। तो 1939 में कोटा के नाम से इसका दोबारा क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था कोटा के नाम से। पंडित नैनूराम शर्मा और उनके साथ एक मांगरोल के थे अभिनहारी, तो बाद में इसका पहला अधिवेशन मांगरोल में किया गया था। पंडित नैनूराम शर्मा उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। सेठ मोतीलाल थे, उनको स्वागत की जिम्मेदारी दी गई थी। 1940 में उसका दूसरा सम्मेलन कोटा में किया गया। अभिनहारी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, विजय सिंह पथिक ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम तो प्रजामंडल का शानदार सा काम करता है। प्रजामंडल ने कोटा के नगर प्रशासन पे तो कब्जा ही कर लिया था, कोटा के नगर प्रशासन पर कब्जा कर लेता है। और जो कॉलेज की लड़कियां थी, कॉलेज की जो स्टूडेंट्स थी, उन्होंने रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लिया था। ये बात भी हमने पढ़ी थी, ये हमने इसके बारे में पढ़ी, केवल इतनी बातें थी। फिर हमने किशनगढ़ प्रजामंडल पढ़ा था, केवल नाम थे। कांति चंद्र चौथानी और जमान शाह ने स्थापित किया था 1939 में। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट और वर्दी शंकर त्रिवेदी ने किया था। दो बातें याद रखने वाली थी, एक तो प्रजामंडल बना कहाँ पे था, तो प्रजामंडल बना था बॉम्बे में। और एक ये पढ़ा था कि जो गोकुल भाई भट्ट है उनको हम राजस्थान का गांधी के नाम से जानते हैं। हमने कुशलगढ़ प्रजामंडल पढ़ा, एकमात्र ठिकाना जिसमें प्रजामंडल बना था 1942 के अंदर बना था। और यहाँ के संस्थापक हमने देखे थे भंवरलाल निगम है। मैंने बताया था कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत से अलग हुआ एक ठिकाना था जो कि राठौड़ों का ठिकाना हुआ करता था। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, आपके मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसार। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी बॉम्बे से एक न्यूज़पेपर निकालते थे संग्राम। धूलजी भाई भावसार की जो पत्नी थी विजया बहन भावसार, उन्होंने महिला मंडल नाम का एक संगठन बनाया था। डूंगरपुर प्रजामंडल 1 अगस्त 1944 को बना। 1 अगस्त को क्या था, तो तिलक की पुण्यतिथि हुआ करती थी। बनाने वाले कौन थे, तो बनाने वाले भोगीलाल पांड्या, जिनको हम वागड़ का गांधी के नाम से जानते हैं। और हरदेव जोशी हुआ करते थे। और आपकी गौरीशंकर उपाध्याय थे, जो एक हस्तलिखित अखबार निकालते थे जिसका नाम था सेवक। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब राजा ने स्कूलें बंद कर दी थी तो प्रजामंडल वालों ने प्रयाण सभाओं का आयोजन करवाया था। प्रयाण का मतलब यात्राएं होती है, यात्राओं के माध्यम से सभाएं की और एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया गया। इसके फलस्वरूप स्कूलें खोली गई। ऐसे एक रास्तापाल नाम के गांव में स्कूल थी, जहां पर जो रियासत के सैनिक थे स्कूल बंद करवाने के लिए गए और अध्यापक नाना भाई ने स्कूल बंद करने से जब मना किया तो उनको गोली मार दी गई। एक अन्य अध्यापक सेंगा भाई को वाहन के पीछे बांध के घसीटा गया, तो एक 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई जो थी वो उनको काट देती है, हंसिया से उस रस्सी को काट देती है, उस भील बालिका को गोली मार दी गई। 19 जून 1947 की घटना है। इन दोनों की, नाना भाई और कालीबाई की, डूंगरपुर के पास गैप सागर के तट पर मूर्तियां लगी हुई है और कालीबाई के नाम से बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। पुनावाड़ा कांड हुआ मई 1947 में। शिवराम भील इसके अंदर अध्यापक थे, घायल हो गए थे। 1945 में 2 प्रजामंडल बने, जैसलमेर और प्रतापगढ़। हम देख रहे थे कि सागरमल गोपा ने यहाँ राजनीतिक जागृति की शुरुआत की थी। बाद में सागरमल गोपा गिरफ्तार कर लिए गए थे। मीठालाल व्यास जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। रघुनाथ सिंह ने यहाँ पे माहेश्वरी नवयुग मंडल बनाया था। वही रघुनाथ सिंह है जिनको गिरफ्तार करने पे सागरमल गोपा बुक लिखते हैं, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। मीठालाल व्यास ने जयनारायण व्यास के साथ मिलकर यहाँ पर एक रैली की थी। सागरमल गोपा भी जयनारायण व्यास को, जवाहरलाल नेहरू को और शेख अब्दुल्ला को अपने अत्याचारों की, जो भी उन पर अत्याचार जेल में होते थे, उनकी सूचनाएं टाइम टू टाइम दिया करते थे। और जैसलमेर में एक समाचार पत्र निकला करता था जिसका नाम था विजय, 1920 में निकलना शुरू हुआ। प्रतापगढ़ में ठक्कर बापा, अमृतलाल पायक और चुनीलाल प्रभाकर प्रजामंडल बनाने वाले थे। ठक्कर बापा एक बड़े आदिवासी नेता थे, इनकी प्रेरणा से प्रजामंडल बना था। सबसे लास्ट में झालावाड़ के अंदर बना था। पंडित नैनूराम शर्मा पत्थरों के व्यवसाय के सिलसिले में झालावाड़ जाया करते थे, उनकी वजह से राजनीतिक चेतना आई थी। मांगीलाल भव्य ने प्रजामंडल बनाया था। हालांकि झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र बहुत भले आदमी थे, उन्होंने अपने नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी थी। एच के मंगलानी कहते हैं कि झालावाड़ के राजा का ये कदम अभूतपूर्व था, प्रगतिवादी कदम था। ये सारे प्रजामंडल हमने पढ़े थे। प्रजामंडल पढ़ रहे थे, कौन कौन से थे मैं एक बार फिर रिवीजन करा दूं। मैंने एक तो सारे प्रजामंडलों के सन बताए थे कल आपको। 31 में जयपुर और बूंदी, 34 में मारवाड़ और हाड़ौती, 36 में बीकानेर और धौलपुर, 38 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली, 39 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, 42 में एक ठिकाने में कुशलगढ़, 43 में उसकी राजधानी बांसवाड़ा, 44 में उसके पास वाला स्टेट डूंगरपुर, 45 में ठेठ एक इधर अपने जैसलमेर और एकदम नीचे पड़ा हुआ प्रतापगढ़, और 46 में अपना झालावाड़। आप भी प्लीज इन सन को याद करने की कोशिश करें।
राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि हम 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 चीफशिप लावा, नीमराणा और कुशलगढ़, और एक जो आपके था वो चीफ कमिश्नर हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा, इन सबको मिला के अपना राजस्थान बनाया गया था। हालांकि ये प्रक्रिया अंग्रेज बहुत पहले शुरू करना चाहते थे। 1935 के अधिनियम में उन्होंने कहा था कि देशी रियासतों को अखिल भारतीय संघ में मिलना चाहिए, पर राजाओं ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो नहीं मिल पाई थी। कालांतर में लिनलिथगो गवर्नर जनरल था, वो बेचारा प्रयास करता है। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में भी यही बातें कही गई कि अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। तो अब कैबिनेट मिशन में जब 1946 में कह दिया था तो तय हो गया था कि अब रियासतों को अपना विलय करना पड़ेगा। इसके लिए फिर रियासतों के लिए एक विभाग बना दिया गया था, रियासती विभाग बना दिया गया था। 5 जुलाई 1947 को वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन उसके मुख्य कार्यकर्ता थे। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, मंत्री थे, वीपी मेनन उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। और इस डिपार्टमेंट ने कहा कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और इनकम 1 करोड़ से अधिक है, वो तो अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस रख सकती है, बाकी सबको किसी ना किसी बड़े प्रांत के अंदर मिला दिया जाएगा। मतलब संघ में तो मिलना पड़ेगा उनको, अलग से तो नहीं रह सकती वो, संघ में तो मिलना ही पड़ेगा। पर संघ में मिलने के बाद छोटी रियासतों को तो पास के किसी बड़े प्रांत में केंद्र शासित प्रदेश में मिला देंगे, और जो बड़ी रियासत है वो अलग से भी अपना प्रांत बना सकती है। और ऐसी 4 रियासतें अपने राजस्थान के अंदर हुआ करती थी। आप मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जो रियासतें थी वो इस प्रकार की हैसियत रखा करती थी। तब तय था कि इन 4 को छोड़ के जो 15 रियासत, 3 ठिकाने बचे हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो पहले से ब्रिटिश यूनियन के अंदर था। इन 15 रियासत और 3 ठिकानों को तो अपना विलय करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी दूसरे प्रांत में इनका मर्ज किया जाएगा, आपस में इनको जोड़ा जाएगा। हालांकि राजाओं ने भी इसके लिए प्रयास करने शुरू किए थे। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह चाहते थे कि वो राजस्थान, गुजरात और मालवा को मिला के राजस्थान यूनियन बना ले। उन्होंने और उनके संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी ने इसके लिए प्रयास भी किए थे। इधर जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड और उनके दीवान कृष्णामाचारी इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि जयपुर, अलवर और करौली को जयपुर के अंदर सम्मिलित कर लिया जाए, एक संघ बना लिया जाए। जो उधर आपके वागड़ के संघ बनाने की कोशिश डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह कर रहे थे। हाड़ौती का एक संघ बनाने की कोशिश जो थी वो कोटा के जो राजा थे भीम सिंह जी वो कर रहे थे। और फाइनली इनमें से किसी की पार नहीं पड़ी और सबसे पहले चरण में हमारे यहाँ पे मत्स्य संघ बनाया गया। के.एम. मुंशी ने उसका ऐसा नाम रखा था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे, उन्होंने इसका नाम मत्स्य संघ रखा। और उन्होंने कहा कि किसी समय यह वाला जो प्रदेश था वो महाभारत काल में मत्स्य जनपद कहलाता था। यह वाला प्रदेश कहेंगे तो हम कहेंगे कौन सा प्रदेश, तो इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर लिए गए थे और नीमराणा ठिकाना लिया गया था। हम कहते हैं भाई ये सबसे पहले इन्हीं को क्यों मर्ज किया, इन्हीं का क्यों संघ बनाया, क्योंकि एक तो अलवर और भरतपुर में सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। फिर अलवर वाले राजा तेज सिंह का नाम तो महात्मा गांधी की हत्या में भी आ गया था। इस वजह से भारत सरकार इन दोनों रियासतों पे बहुत जल्दी कंट्रोल कर चुकी थी अपना, इसलिए केवल उनको धौलपुर और करौली वालों को राजी करना था। और धौलपुर और करौली वालों को उन्होंने कह दिया कि एक को हम राज प्रमुख बना देंगे, एक को हम उपराज प्रमुख बना देंगे। अलवर को कहा कि आपको राजधानी बना देंगे, भरतपुर वालों को कहा कि आपके हम उद्घाटन कर लेंगे। 18 मार्च 1948 को भारत के केंद्रीय मंत्री, खनिज मंत्री, ऊर्जा मंत्री, लेबर मिनिस्टर एन.वी. गाडगिल या नरहरि विष्णु गाडगिल ने भरतपुर के किले के अंदर इसका उद्घाटन कर दिया था। शोभाराम कुमावत जो कि अलवर के हुआ करते थे, उनको हमने कहा कि आप इसके प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब आज का मुख्यमंत्री। जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर के थे, जिन्हें हम राजस्थान का नेहरू के नाम से जानते हैं, उनको कह दिया गया कि आप इसके उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिर हमने सब राज्यों से एक एक और, मास्टर भोलानाथ को अलवर से, चिरंजीव लाल शर्मा को करौली से, डॉक्टर मंगल सिंह को धौलपुर से और गोपीलाल यादव को भरतपुर से लेके एक मंत्रिमंडल का निर्माण और कर लिया था। ये जो भी प्रदेश लिया गया था, यहाँ की जनसंख्या जो थी वो लगभग आपके 18 लाख के आसपास थी। इनकम जो थी 184 लाख, या दूसरे शब्दों में कहूं तो 1 करोड़ 84 लाख के आसपास में इनकी जनसंख्या हुआ करती थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि और रियासतों का विलय कैसे किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि अब 4 रियासत तो ये मिल गई, 4 को आप छेड़ नहीं सकते, 8 और एक जो उधर हुआ करती थी आपके सिरोही, तो सिरोही को उधर बॉम्बे के अंदर मिलाने की बात चल रही थी इनके 9, और एक जो इधर आया करती थी आपके जैसलमेर, इसका भविष्य जोधपुर में टिका हुआ 10, पीछे 9 बची, 9 को एक साथ ही लेती। और ये तो कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ वाले राजा खुद ही चले गए थे कि हमें मर्ज करो यार। तो कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़ वाले गए थे, उनका ठीक है, डूंगरपुर आ गया मतलब वागड़ वाली रियासतें आ रही है, कोटा झालावाड़ आ गए मतलब हाड़ौती वाली आ रही है, तीनों हाड़ौती वाली ले लो तो कोटा मुंदी झालावाड़ आ गए, तीनों वागड़ वाली ले लो तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आ गए। फिर का ये 2 किशनगढ़, शाहपुरा है, इनको अजमेर मेरवाड़ा में मिला दो। तो शाहपुरा के राजा जो थे सुदर्शन देव सिंह नाराज हो गए इस बात पे, कैसे कैसे मिला दो हमें, तो तुम्हें कहाँ मिलना था, हम इस राजस्थान संघ में मिला, फिर इनको मिला दिया। फिर बीच में टोंक पड़ती थी, टोंक को क्यों रखो, इसको भी इधर मिला दो। उधर कुशलगढ़ ठिकाना हुआ करता था, जब बांसवाड़ा को लिया तो उनको भी ले लिया। दूसरे चरण में 9 रियासत एक ठिकाना ले लिया। कोटा वाले भीम सिंह को कहा आप राज प्रमुख हो, बूंदी वाले बहादुर सिंह को कहा वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो, डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह को कहा कि आप कनिष्ठ उपराज प्रमुख हो। कोटा राजधानी रहेगी, कोटा में उद्घाटन करेंगे, पहले वाले के 7 दिन बाद करेंगे, एन.वी. गाडगिल कर जाएंगे, 25 मार्च को उद्घाटन कर जाएंगे आपके। और शाहपुरा वाले गोकुलाल सावा कहा कि आपको उत्तरदायी सरकार चलाने का अनुभव है तो आप इसके प्रधानमंत्री बन जाओ। मंत्रिमंडल एक बार बाद में अपने देख लेंगे। बाद में हमने पढ़ा कि जो बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने उस टाइम कहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ।
फिर इतने में मेवाड़ तैयार हो गया था, 23 मार्च को ही मेवाड़ तैयार हो गया था, पर चूंकि 25 मार्च को कार्यक्रम फिक्स हो चुका था, इसलिए कहा गया कि एक बार मेवाड़ का विलय रोक लिया जाए। फिर तीसरे चरण में केवल मेवाड़ का विलय किया गया, संयुक्त राजस्थान बना दिया गया और मेवाड़ का विलय किया गया। तो महाराणा भूपाल सिंह को कहा कि आप तो राज प्रमुख हो, कोटा वाले भीम सिंह को कहा कि आप वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो, बूंदी वाले बहादुर सिंह और डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह को कहा कि आप दोनों कनिष्ठ उपराज प्रमुख बन जाओ, और माणिकलाल वर्मा आ गए थे, उनको कहा आप प्रधानमंत्री हो, और गोकुलाल असावा कहा कि आप उप प्रधानमंत्री हो। सब जगह से मंत्री और ले लिए गए बाकी इन लोगों के द्वारा। और यहाँ कोटा को राजधानी कौन सी होगी, तो उदयपुर हो जाएगी। उद्घाटन कब होगा, तो पहले वाले के 1 महीने बाद, मतलब 18 अप्रैल को हो जाएगा। 1948 को करके कौन जाएगा, तो नेहरू जी का मैं खुद करके आऊंगा भाई ये वाला उद्घाटन तो। और फिर आपके कोटा वालों ने कहा राजधानी इनको बना दी, हमें क्या, तो कहा आपके विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष आपके बुलाएंगे और कोटा के विकास के लिए हम थोड़े विशेष प्रयास भी कर लेंगे। ये बातें कोटा को और कर दी गई। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह चाहते थे कि उनको 20 लाख प्रीवी पर्स दिया जाए, भारत सरकार ने उनको भी राजी किया। प्रीवी पर्स तो 10 ही देंगे, 5 लाख सैलरी दे देंगे आपको राज प्रमुख वाली, और 5 लाख धार्मिक अनुदान दे देंगे, इस प्रकार के उनको बना लिया गया। और ये जो मंत्रिमंडल बनाते हैं पूरी तरीके से प्रजामंडल के सदस्यों का मंत्रिमंडल था। सामंतों को राजा लेना चाहते थे लेकिन बाद में नहीं लिया गया, तो वो गतिरोध भी इनका खत्म हो गया। फोर्थ फेज, इसका नाम दिया गया वृहत राजस्थान, इंग्लिश में लिखना आपने ग्रेटर राजस्थान। चौथे चरण में 4 रियासतें मिलाएगी, किसमें, तीसरे चरण वाले में। तीसरे में कौन सा बनाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, इसमें 4 रियासतें मिला दो। कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 रियासतें मिला दीजिए। कहा ठीक है साहब ये मिला देंगे, और इनको मिला के क्या बना दिया, वृहत राजस्थान बना दिया। क्या इसका उद्घाटन वगैरह कहां किया जाएगा, कब किया जाएगा, कहा 30 मार्च 1949 को जयपुर में। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हो रही है तो इन रियासतों को शामिल करने वाला बंदा खुद आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद उद्घाटन करके जाएंगे, और इसका उद्घाटन करने के लिए सरदार खुद आए। जब ये तो मैं करूंगा, अब जब बड़ी बड़ी इतनी बड़ी रियासतें शामिल हो रही है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। इसलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। और मैं बताऊं, ये वास्तव में 30 मार्च का यहाँ कोई महत्व नहीं। हमें लगेगा 30 मार्च को क्यों किया गया था, नहीं, ये नया साल था। ये विक्रमी कैलेंडर का चैत्र शुक्ल एकम था। चैत्र शुक्ल एकम को नया साल होता है, नया साल शुरू हो रहा था। विक्रमी कैलेंडर का 2006 शुरू हो रहा था। चौथे चरण में कुछ नहीं है, चौथे चरण में 4 रियासत है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। पीछे वाले में संयुक्त राजस्थान में उस समय कितनी थी, पहले 9 राजस्थान संघ वाली, 1 मेवाड़ शामिल हो गई थी, 10 ये कर दिया। 30 मार्च 1949 को जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन कर दिया। इस 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। कि महाराज प्रमुख बनाए गए थे महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ को, राज प्रमुख बनाया गया सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर को, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर, कनिष्ठ उपराज प्रमुख पहले वाले चले आ रहे थे बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, इनको बना दिया गया। अब बात है साहब प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो प्रधानमंत्री कौन बना दिए गए, हीरालाल शास्त्री। अब बात आई साहब राजधानी, राजधानी किसको बनाई जाए, तो राजधानी विवाद हेतु एक समिति का गठन किया गया। 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई, बी आर पटेल, टीसी पुरी और एचपी सिन्हा। इनको कहा तुम बताओ जयपुर या जोधपुर में से राजधानी क्या बनाई जाए, और इस कमेटी ने फाइनली कहा कि राजधानी तो जयपुर बनाओ। राजधानी जयपुर ही क्यों बनाई जाए, 2 वजह। एक तो जयपुर में पानी की कमी नहीं है, जोधपुर में पानी की कमी है। एक जयपुर दिल्ली के नजदीक पड़ता है, तो बी आर पटेल कमेटी ने कहा कि जयपुर को दे दो राजधानी, जोधपुर को दे दो हाई कोर्ट। और बी आर पटेल कमेटी ने कहा कि सरकार चाहे तो बाकी सब जगह को भी कुछ ना कुछ दे सकती है। सरकार ने कहा कि चलो हम बीकानेर को एजुकेशन डिपार्टमेंट दे देते हैं, काम कोटा वालों को फॉरेस्ट दे देते हैं, और साथ में कहा यार ये कोऑपरेटिव वाला मामला भी इनको ही दे दो, तो वन एवं सहकारी विभाग का महाराज सूरजमल जी कृषि में सुधार करके गए थे, तो भरतपुर वालों को एग्रीकल्चर दो यार, अलवर वालों को सिंचाई दे दो, तो उदयपुर वालों को दे दिया मिनरल्स। अब बात है राजाओं के प्रीवी पर्स कितने दिए जाए, कि भाई जयपुर 18 ले ले, जोधपुर वालों को 17.5 दे देंगे और बीकानेर वालों को 17 लाख। अंतिम चरण और कुछ ही नहीं है, पहला चरण और चौथे चरण का विलय है। 5 मतलब 1+4 है तो 1+4 ही है। पहले चरण का नाम क्या है आपके, मत्स्य यूनियन। चौथे चरण का नाम क्या है आपके, तो वृहत राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। इन दोनों को मिला दो तो आपका ये 5वां बनेगा। इसका नाम रखा गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। तो कोई पूछेगा कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति के 2 अन्य सदस्य और कौन कौन थे, प्रभु दयाल और आर के सिद्धू अन्य सदस्य थे। हालांकि धौलपुर ने लास्ट तक भी ये बात कही, एक बार राजस्थान में कर दो भले शामिल, पर कल को भी यदि हमारी जनता ने कहा हमें यूपी में शामिल किया जाए तो हमें यूपी में शामिल करना पड़ेगा। आरपीसी का सवाल है, कौन सा राज्य अंतिम समय तक अपना विलीनीकरण यूपी के अंदर करना चाहता था, ध्यान रखना धौलपुर ये करना चाहता था। 5वें चरण में और कुछ नहीं, ये 5वां चरण बन गया आपका। ये सब घटनाएं जो हुई थी ये 15 मई 1949 को हुई, कोई चेंज नहीं, कोई उद्घाटन वगैरह नहीं किया गया। मर्जी तो किया, आपस में दोनों मिलाए तो है, बने हुए तो थे ही पहले, नया बनता है तो उद्घाटन करे। शोभाराम जी उधर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मत्स्य यूनाल शास्त्री थे,
प्रधानमंत्री तो हीरालाल शास्त्री रहेंगे, इनको अब छोटा मोटा मंत्री बना लो। तो शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। ये पांचवें चरण में और कुछ नहीं है। छठा चरण बड़ा अजीब सा ही है। सिरोही का विलय किया गया था, तोड़ा गया सिरोही को। मतलब केवल 89 गांव जिनमें आबू और देलवाड़ा आते थे, ये तो मिलाए बॉम्बे में, 89 गांवों के लिए तोड़ दिया, और बाकी शेष सिरोही जो है वो मिलाया अपने राजस्थान में। ये किया तो राजस्थान वालों को और झटका लगा। सिरोही वाले गए वल्लभ भाई पटेल के पास, वल्लभ भाई पटेल ये क्या किया आपने? जनता को लगा यार पटेल तो बात ही नहीं मान रहे अपनी। जनता भाग के नेहरू जी के पास गई। नेहरू जी ने पटेल को कहा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा, नेहरू जी को रिप्लाई करते हैं वो कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो मैंने दे दिया, हाथल है वो मैंने उधर कर दिया। तो छठे चरण के अंदर अपने को सिरोही तोड़ के दिया गया था। आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव अपने से ले लिए गए थे, शेष सिरोही दे दिया था। ये पूरी प्रक्रिया हुई 26 जनवरी 1950 को। दिन दो काम और किए गए। सिरोही का विलय तो अपने में किया गया, साथ ही कहा गया कि अब तुम्हारा नाम, ये जो अब तक राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, ये जो तुम्हारे नाम थे, आज के बाद तुम्हारे ये नाम नहीं होंगे, आज के बाद तुम्हारा नाम राजस्थान होगा। अब तक अपना जो हेड होता उसको बोलते प्रधानमंत्री। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया था, और संविधान ने कह दिया कि प्रधानमंत्री केंद्र में होगा, राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हम कहते हैं हमारे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। तो अपने राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। चुनाव तो तब तक हुए नहीं थे, चुनाव हो जाए तब तो इलेक्टेड हो जाए, नहीं क्या नाम निकला तो नॉमिनेटेड थे। तो हीरालाल शास्त्री अपने राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब सारी रियासतें आ गई। चौथे चरण के अंदर 14 थी, पांचवें में 4, 14 को मिलाकर 18 कर दी। 19 में एक सिरोही बची हुई थी, आधी तो दे ही दी, 18.5 तो आई गई अपने, आधी क्या पौनी ले पड़े थे अपने। 89 गांव उधर दिए गए थे केवल। अब मैं थोड़ी सी मुख्यमंत्रियों वाली बात और बताता हूं आपको। चुनाव से पहले 50 से 52 के बीच में राजस्थान 3 नॉमिनेट सीएम देख लेता है, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। अब हुए चुनाव, तो राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम जो थे वो बनते टीकाराम पालीवाल। पर व्यास जी का सपना है कि मैं सीएम बनूंगा। किशनगढ़ से चुनाव लड़ा, जीत के आए, सपना मुख्यमंत्री बनना, बेचारे टीकाराम को हटाया और व्यास जी सीएम बने। बड़ा पहली विधानसभा हमारे 3 मुख्यमंत्री देख चुकी थी। मोहनलाल सुखाड़िया मात्र 38 साल की यंग एज में 1954 में राजस्थान के सीएम बनते हैं, और बंदे का क्या शानदार पॉलिटिकल करियर रहा। अगले 17 साल तक बंदे ने कुर्सी छोड़ी नहीं। 1954 में जो सीएम बना उसको 71 में इंदिरा गांधी को हटाना ही पड़ा था। इंदिरा गांधी से अनबन होने के बाद 38 साल की उम्र में सीएम बना, 55 साल की उम्र में तो 17 साल तक मुख्यमंत्री रह गया था। राजस्थान में आधुनिकीकरण लाने वाला कोई आदमी या आधुनिक राजस्थान का कोई निर्माता है तो मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये पहले मनोनीत कौन बने थे, फिर निर्वाचित पहली विधानसभा में शुरू में कौन बन गए थे, सारे नाम याद रखना। एक चरण और बचा है बस। पटेल भारत का एकीकरण करके स्वर्गलोक पधार गए। पटेल के एकीकरण करने के बाद में जिन जिन का एकीकरण किया गया था वो सारे लड़े कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। फजल अली, हरिदेवनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर ये सदस्य थे, और इनको कहा कि भाई साहब तुम सिफारिश दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। और अपने भी यहां सिफारिश की, और अपने वाली सिफारिशों के अंदर कहा गया, इन्होंने कहा भाई एक तो आबू देलवाड़ा राजस्थान को वापस दो यार, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा भी दो यार, ये बीच में टापू बना के छोड़ दिया, राजस्थान को दो ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो और बीच में टापू बन के ना रह जाए। एक मध्य प्रदेश की एक जगह पड़ती थी सुनेल टप्पा, ये भी राजस्थान को दो, और राजस्थान की एक जगह सिरोंज, ये MP वालों को दे दो। 4 चेंज किए गए। आबू देलवाड़ा जो पहले बॉम्बे को दे दिए गए थे पुनः राजस्थान को दिए गए। अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान के बीचों बीच एक टापू की तरह स्थित हो गया था, उसे राजस्थान में मर्ज किया गया। सुनेल टप्पा लिया गया मध्य प्रदेश से, सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 7वें चरण में ये 4 चीजें कर दी गई। 1 नवंबर 1956 को ये एकीकरण हमारा समाप्त हुआ। याद रखने वाली बात यह कि राजस्थान का एकीकरण जब कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो राजस्थान के सीएम कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया अपने सीएम हुआ करते थे। ये बात याद रहे। ये सारे जो सुधार थे, चेंजेस थे, ये किस आयोग की सिफारिश पर किए गए, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। इसमें फजल अली, हरदेवनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर थे। KM पन्नीकर की एक बात और याद रखना, ये KM पन्नीकर बीकानेर की तरफ से संविधान सभा के सदस्य थे। इनको बीकानेर वालों ने संविधान सभा के अंदर भेजा। कोई पूछेगा कि आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए हमने कौन सी समिति का गठन किया था, मुनि जिनविजय सूरी समिति का गठन किया था।
जिसमें दशरथ शर्मा भी सदस्य थे। इस समिति ने फजल अली कमीशन को बताया। फजल अली कमीशन ने बाद में अबू दिलवाड़ा का अपने राजस्थान में विलय किया। राजधानी के लिए 2 डिस्प्यूट हो गए थे। पहले जयपुर जोधपुर के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तब तो BR पटेल कमेटी बनाई गई। दोबारा जयपुर अजमेर के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो P सत्यनारायण राव कमेटी बनाई गई। दोनों बार फैसला जयपुर के हक में गया। एक बार जोधपुर को हाईकोर्ट दे दिया गया था और इस बार अजमेर को क्या दे दिया गया था, राजस्व विभाग दे। अजमेर को कब, अजमेर राजस्थान का 26वां जिला है और जयपुर संभाग का नाम बदलकर अजमेर संभाग कर दिया गया था। जयपुर संभाग में अजमेर शामिल होगा, आज के बाद इस संभाग को जयपुर संभाग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अजमेर संभाग वाला राज्य। तो राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ, 1 नवंबर 1956। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कब बना, 1 नवंबर 2000। और बात बताऊं मैं, फजल अली कमीशन ने कहा कि आज के बाद भारत में 4 प्रकार के राज्य नहीं होंगे, भारत में 2 ही प्रकार के राज्य होंगे। एक होंगे राज्य, एक होंगे केंद्र शासित प्रदेश। ये ABCD की श्रेणियां ये समाप्त की जाए और A और B दोनों को ही हम राज्य बोलेंगे और इन दोनों में आज के बाद राज्यपाल ही बनेंगे, राज प्रमुख नहीं बनेंगे। और C और D इन दोनों को ही हम आज के बाद केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे। तो A और B वालों को मिलाकर राज्य बना दिया, उनमें राज्यपाल, C और D वालों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब जब सब जगह राज्यपाल होंगे तो मतलब राज प्रमुख नहीं होंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 कहा गया राज प्रमुख का पद समाप्त। अब से हम तो राज्यपाल बनाएंगे और जो पहले राज्यपाल होंगे उनका नाम होगा सरदार गुरमुख निहाल सिंह। पर राजाओं के पास अभी भी एक चीज पड़ी थी, प्रीवी पर्स। इंदिरा गांधी 26वां संविधान संशोधन लेके 1971 में और कहा गया राजाओं के प्रीवी पर्स भी समाप्त, राजाओं के प्रीवी पर्स भी समाप्त कर दिए थे। का जो प्राचीन इतिहास था वो बचा हुआ था। हालांकि राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में अपने पास में ज्यादा जानकारियां है नहीं। बेसिकली हम बड़े बड़ी सी ये बातें पढ़ेंगे इस दौर। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, सिंधुगढ़ सभ्यता के बारे में, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर। सबसे पहले पाषाण काल है, स्टोन एज है। तो 2 बड़े सेंटर मिले अपने को पाषाण काल के अपने राजस्थान में। एक तो बागोर मिला, एक तिलवाड़ा मिला है। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे। दोनों जगह पे वीरेंद्रनाथ मिश्र उत्खनन करते हैं। दोनों जगह से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोनों जगह से हमें लघु उपकरण प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा वो याद रखना कि आपको बागोर से एक तांबे की छेद वाली सुई भी प्राप्त हुई है और वहां से आपको कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इधर से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कुल 3 सभ्यताएं पढ़ के जानी है, आहड़, कालीबंगा, बेराट। कौन कौन सभ्यता? किसी भी सभ्यता में 3 चीजों का ध्यान रखना है। कब किया, किसने उत्खनन किया, क्या प्राप्त हुआ। कौन कौन सी 3 बातें? सभ्यता कब की है, उत्खनन करने वाले कौन कौन थे और यहां से अपने को क्या मिला। अब इधर देखो 3 लिखी है मैंने। कौन कौन सी लिखी है? आहड़, कालीबंगा और इधर सुनना देखो। मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया। सबसे पहले जिस धातु को यूज में लिया था, जो मेटल यूज में ली गई थी, वो थे तांबा। कौन सी थी? इसलिए आहड़ वाली सभ्यता अपनी ताम्र पाषाण है। अच्छा, जब मनुष्य ने तांबा यूज में लेना शुरू कर दिया तो बाद में तांबे के साथ में उसने टिन मिलानी शुरू कर दी। तांबे में क्या मिलानी शुरू कर दी? और तांबे में टिन मिलाते हैं तो बनते हैं कांसा। क्या बनता है? ये कांसे वाली सभ्यता है। ये सभ्यता कब की है? बेराट मौर्य काल का सेंटर है। कौन से काल का सेंटर है? आहड़ कौन से काल की है? इसका मतलब तांबा तो मिलता है, पक्की पक्की बात है, तांबा तो मिलता है। तो एक तो इसका उत्खनन किसने किया? एक बंदे का नाम याद रखना, इसमें खूब सारे नाम है, अपने एक बंदे का नाम याद रखना है। एचडी सांकलिया। 4-5 अलग अलग लोगों ने किया था, पर सबसे अधिक उत्खनन जिस आदमी ने किया था उसका नाम क्या था? अच्छा, ताम्र पाषाण सभ्यता, तो पक्का यहां से क्या मिला होगा? तांबा। तांबा मिला, इसलिए इसको बोलते हैं ताम्रवती नगरी। पुरानी जितनी भी सभ्यताएं मिलेगी वो हमेशा नदियों के किनारे मिलेगी। पुरानी सभ्यता किसके किनारे? क्योंकि मनुष्य जब कभी कहीं रहेगा तो सबसे पहले पानी का जुगाड़ करेगा, यार पानी है कि नहीं है। इसलिए नदी के किनारे, नदी का नाम है आयड़। क्या नाम है? या उसको बोलते हैं बेड़च। तो कहते भाई ये सभ्यता कहां से मिली? पूरे गांव से मिली नहीं, कोई एक पर्टिकुलर जगह होगी। तो जिस जगह से मिली थी ना, उस जगह का नाम है धूलकोट। इस आहड़ का पुराना नाम था अघाटपुर। अच्छा, हमें यहां से क्या मिले? हमें एक ही जगह से चूल्हे मिले 8। हम तुक्का मारते हैं कि यार जॉइंट फैमिली होगी, या हम कहते हैं कि यार भंडारा करते होंगे, सामूहिक भोजन। अच्छा, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृद भांड बोलते हैं, या तो लाल रंग के हैं या काले रंग के हैं, और उनको हमने कहा गोरे या कोठ। यहां से एक जलपात्र मिला है, तो ईरान का जलपात्र। एक सिक्का मिला है जो ग्रीक है, यूनानी सिक्का। कैसा सिक्का मिला? और सुनना, बाट मिले। क्या मिले? अब 3 चीजों की तरफ ध्यान देना, वापस देखना। ईरान का बर्तन मिला, यूनान का सिक्का मिला, बाट मिला। इसका मतलब दुकान है, यहां व्यापारिक केंद्र है आहड़। फिर यहां से हमें बैल की मण मूर्तियां मिली है। खेती करते थे लोग, खेती के अंदर सबसे अधिक जरूरत किसी चीज की पड़ेगी तो हल चलाने की। हल किससे चलवाते?
इसलिए बैल भारतीय सभ्यता में शुरू से ही बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। इसलिए गांव में आज भी सांडों की मूर्तियां हैं। ये सांड मर जाता है, गांव वाले मूर्ति बना देते हैं। सांड को बहुत पवित्र माना गया, तो इन बैल की मूर्तियां मिलती। मिट्टी की मूर्तियां होगी तो उनको क्या बोलेंगे? मरण मूर्त। क्या बोलेंगे? अब एक सभ्यता, सभ्यता का मतलब ये होता है कि एक सेंटर तो है, उसके पास में और भी सेंटर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता एक जगह लोग बसे हैं। ये मुख्य गांव था, इसके पास में और भी गांव रहे होंगे, 3 सेंटर और थे इसके। राजसमंद में एक जगह का नाम पड़ता है गिलुंड, उदयपुर में एक जगह का नाम पड़ता है बालाथल, और भीलवाड़ा में एक जगह का नाम पड़ता है ओछियाना। क्या नाम है? ये 3 सेंटर हो रहे थे इसके। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। एलपी तेसितोरी सबसे पहले इधर संकेत करके गया था। इसकी खोज 1922 में अमलानंद घोष ने की थी, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। 1961 से 69 के बीच ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के संयुक्त निर्देशन में इसका उत्खनन करवाया गया था। लगभग 1 दशक का उत्खनन एक्सकवेशन चला है इसका। दशरथ शर्मा जो कि अपने हिस्टोरियन है, वो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये कुछ वैसा ही था जैसा कि आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, वैसा वैसा कौन सा बसा हुआ था? आपके कालीबंगा बसा हुआ था। सॉरी, कालीबंगा में हमें 2 संस्कृतियां दिखाई देती है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। 5 लेयर तक इसका उत्खनन किया गया, 5 स्तरों तक उत्खनन किया गया, जिनमें शुरुआती 2 स्तर है वो प्राक हड़प्पा के, और बाकी 3 स्तर है हड़प्पा कालीन है। प्राक हड़प्पा वाले लोग थे, उन्होंने एक बस्ती थी जो एक ही प्रकोटे से घिरी हुई थी। उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहां पर वो एक साथ 2 फसलें उगाया करते थे, और वो फसलें गेहूं और जो है लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पाकालीन जो टीला मिला हमें, वो 2 भागों में विभाजित है। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है, जिसे सिडेटल या दुर्ग कहा गया है, जहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मिलती है। पूर्वी भाग जो है वो डाउनटाउन था, जनसाधारण के लोग रहते थे। दोनों अलग अलग प्रकोटे से घिरे हुए थे। पूर्वी भाग के प्रकोटे के अंदर घुसते ही साइड के अंदर एक गेट बना हुआ था, मकान बना हुआ था गेट के पास में, जो शायद द्वारपाल के रहने के लिए, द्वार रक्षक के लिए काम आता होगा। और क्या क्या चीजें मिलती है? हम कहते हैं कि जो कालीबंगा है वो एक गरीब बस्ती थी। तुम्हें कैसे पता चला गरीब लोग थे? तो उनका जब यहाँ पे जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हुए, यहां से हमें डेकोरेटेड ब्रिक्स प्राप्त होती है, अलंकृत ईंटें। सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य जो विशेषता है वो 2 चीजें, एक तो सड़क और एक नालियां। सड़कें जो भी है वो एकदम समकोण पे आके काटेगी, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ग्रिड सिस्टम है, शतरंज प्रणाली। पक्की नालियां हैं, पक्की ईंटों की नालियां, नालियां ढकी हुई है, कवर्ड है। मकानों के अंदर जो नालियां बनी हुई है वो लकड़ी की नालियां। दुर्ग वाला क्षेत्र है, उसके अंदर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। फिर कुछ चीजें और है कालीबंगा से। क्या और क्या चीजें मिली हमें? तो सील मिलती है, सिलेंड्रिकल सील, बेलनाकार मुहरें, खिलौने बने हैं, बैलगाड़ी पास से मिले यहां से। तो जो गोटियां नहीं होती चौपड़ पासे जिनसे खेलते हैं, तो पास से प्राप्त होते हैं। कब्र मिली है, लोगों को दफनाया हुआ है। मकानों के अंदर दरारें आ रखी, इसलिए इसी आशंका व्यक्त की जाती है कि शायद भूकंप आया होगा। क्या करते क्या थे? तो मुख्य रूप से तो खेती कर ही रहे, तांबे का निर्यात करते थे, मनके का निर्यात करते थे। हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा राजस्थान से जाता था। राजस्थान का बड़ा सेंटर कौन सा है? कालीबंगा सेंटर। गवर्नमेंट ने अब तो यहाँ पे एक म्यूजियम बना रखा है। 84-85 के आसपास में गवर्नमेंट ने यहाँ पर म्यूजियम बना दिया था। ये जो अमलानंद घोष है, ये एक बात और कहते हैं, ये सभ्यता शुरू में बीकानेर के आसपास में थी, और वो कहते हैं बीकानेर के आसपास की जो सभ्यता थी, इसका नाम सोती सभ्यता है। 2 जगह ऐसी प्राप्त होती है जहां से हमें सोती सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, एक तो पुगल और एक सावनी। अपने बेराट कौन सी है? मौर्य काल की है। अशोक के 2 अभिलेख हमें बेराट से मिलते हैं। कितने अभिलेख मिलते हैं? 2 अभिलेख बेराट से मिले। एक अभिलेख को बोलते हैं बाबरू, और एक को बेराट अभिलेख ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो हुआ क्या, बाबरू वाला जो अभिलेख था, ये एक बंदे को मिला, उसका नाम था कैप्टन बर्ट। किसको मिला? ये वाला अभिलेख मिला कार्लाइल को। अभिलेख मिले, ये बड़ा थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी अभिलेख के अंदर अशोक कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, और संघ की। इसका मतलब है बेराट बौद्ध धर्म का केंद्र है। तो बाद में अपने को एक चाइनीज यात्री आता है हवेन सांग, और वो लिखता है कि यहाँ पे 8 मठ थे, और इन मठों को बाद में हूणों ने तोड़ दिया था। बेराट का उत्खनन यदि किसी आदमी ने किया था तो वो थे दयाराम साहनी। बेराट में एक तो अपने 16 सोने के सिक्के मिले हैं मिनांडर के। बेराट में चट्टानों में खूब सारे चित्र मिले हैं। अब इसके बाद वाली वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के बारे में अपने पास ज्यादा जानकारी है नहीं। वैदिक सभ्यता की जानकारी कहां से मिलती है? तो वेदों से मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उस काल के सेंटर है। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक्तोसठ। वैदिक सभ्यता के जस्ट बाद में रामायण महाभारत का काल माना जाता है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि वो काल ये है।
महाकाव्य काल कहते हैं इसको। वैदिक सभ्यता की तनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और तक 64 से हमें अवशेष मिले जिसके बारे में कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के रहे होंगे। महाकाव्य काल में रामायण के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम ने जो समुद्र को सुखाने के लिए तीर चढ़ाया था और तीर कालांतर में राजस्थान की तरफ छोड़ा गया, यहाँ पर भी समुद्र हुआ करता था, वो समुद्र सूख गया, इसके बाद में मरुकांतर बन गया और भगवान कृष्ण और बलराम जो थे वो यहाँ मरुकांतर से होते हुए निकले थे, इसकी कई जानकारी अपने को मिलती है। उसके बाद में जो काल आता है उसको हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। अपने यहाँ पे 16 बड़े महाजनपद आ गए थे। अपने यहाँ पे जो एक बड़ा महाजनपद जो अपने ही था, पूरी तरीके से अपने था, बाकी की तो कईयों की बाउंड्री टच करा करती थी। एक जो महाजनपद पूरा अपने ही हुआ करता था वो था मत्स्य था। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्रों में मत्स्य महाजनपद था। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, हमें सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, हमें कौशितकी उपनिषद से मिलती है, हमें महाभारत से मिलती है। और इस मत्स्य महाजनपद वालों की एक पड़ोस में अलवर में एक जनपद और हुआ करता था, सालवय। इनके साथ में सीमा विवाद चलता रहता था कि मत्स्य महाजनपद के अलवर में स्थित अनेक जनपद सालवय जनपद से सीमा को लेकर विवाद चलता रहता था। इस मत्स्य महाजनपद को त्यदित महाजनपद ने एक बार हराकर कब्जे में कर लिया था और मत्स्य महाजनपद पुनः आजाद हो जाता है। कालांतर में मगध की साम्राज्यवादी नीति जो थी उसका शिकार होकर मत्स्य महाजनपद मगध महाजनपद के अंदर विलय हो जाता है, बाद में मौर्यों के अधीन हो जाता है। दो बड़े और महाजनपद, जो 16 महाजनपद है उनमें दो बड़े और महाजनपद जिनकी सीमाएं अपनी लगा करती थी या जिनके अंडर में हम आया करते थे, वो एक तो था कुरु और एक था सूरसेन। सूरसेन के अंदर तो अपने अलवर का पूर्वी भाग आता था और भरतपुर आया करता था। भगवान कृष्ण खुद इसी सूरसेन महाजनपद के थे जिनकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। राजधानी मथुरा थी। दो बड़े केंद्र जो अपने यहां पर थे वो थे बयाना और कामा, ये इसके बड़े केंद्र हुआ करते थे सूरसेन महाजनपद। कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, कौरवों पांडवों की राजधानी जो है, इसमें अपने अलवर का उत्तरी भाग आया करता था। तो भारत में 16 बड़े महाजनपद थे। उन महाजनपदों में से 3 अपने राजस्थान में हुआ करते थे, तीनों का मैंने बता दिया। पर ऐसा तो है नहीं कि केवल बड़े राज्य थे, छोटे राज्य भी हुआ करते थे। तो छोटे राज्य कौन कौन से थे उनकी अपने बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं एक सबसे पहले जिस एक जनपद की बात करना चाहूंगा वो जनपद मैं लूंगा सिवी। आपने बताया था कि मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद है। इसका मतलब इसका क्षेत्र तो कौन सा रहा होगा? तो इसका क्षेत्र मेवाड़ के आसपास का भाग, या मैं ज्यादा कहूं तो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र। और इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका, जिसको आजकल अपने नगरी कहते हैं। डी.आर. भंडारकर थे, उन्होंने इसका उत्खनन किया था। राजस्थान में अपने सबसे पहले किसी का एक्सकेवेशन हुआ था, एक्सकेवेशन इसी का होता है, माध्यमिका का। एक और बड़ा महाजनपद अपने मालव, जो मालव जनपद था वो जयपुर और टोंक वाले क्षेत्र के अंदर पड़ता है। मालव जाति द्वारा बसाया गया इसको। राजधानी इसकी नगरिया, पहले का जो कारकोट नगर था टोंक में वो था। इसकी सभ्यता का एक नाम हमने केड़ा सभ्यता भी दिया। किसी एक जनपद के सर्वाधिक सिक्के हमें मिले तो मालव जनपद के मिले। ये सिक्के अधिकतर तो इसकी जो राजधानी थी नगर से मिले, हालांकि कुछ सिक्के रेड से भी मिले। और रेड वह स्थान है जहां राजस्थान में सबसे अधिक सिक्के मिले। अलग अलग टाइम पीरियड के सिक्के मिले हैं। हम कहते हैं यहाँ पे धातु का काम होता होगा, टकसाल रहती होगी, इसलिए हम कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर है। कि जिस प्रकार टाटा नगर जमशेदपुर जो है वहां पर धातु का काम होता है, ऐसे प्राचीन भारत में भी धातु का काम कहीं पर होता था तो रेड में हुआ करता था। और इसका उत्खनन करने वाले कोई थे तो कैलाशनाथपुरी थे। अयोध्या जनपद, ये भी उत्तर पश्चिम भारत की एक जाति थी। सिकंदर वाले आक्रमणों के बाद में अपने नीचे की तरफ उतर के आई थी, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाके में। ये क्षेत्र याद रखना है इनके, सीधे सीधे कोई उठा के पूछ लेंगे। इसके बाद में अगला काल आ जाता अपना मौर्य काल। मौर्य काल का अपने को जो एक अभिलेख अभिलेख क्या, एक जो मुख्य सेंटर प्राप्त होता है वो सेंटर बेराट। अब जयपुर में जो पड़ता है जिसको आज आप विराट नगर कहते हैं। इसकी देखो कुछ बातें तो मैं आपको बता चुका था। अपने मौर्य काल की बात करें तो वो है कि यहां से अपने को अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। 1837 में कैप्टन बर्ट नाम का एक बंदा था, उसने ये अभिलेख यहां से खोजे थे। 2 अभिलेख मिले। एक अभिलेख मिला बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट को, दूसरा अभिलेख मिला वो मिला भीमसेन पहाड़ी से। बीजक पहाड़ी से जो अभिलेख मिला उसका नाम है भाबरू अभिलेख। इधर भीमसेन वाली से भी एक बेराट अभिलेख मिला। इसमें तो कोई ज्यादा जानकारी है नहीं, ये तो मत याद करना, भले इसको भी बेराट अभिलेख ही बोलते हैं। तो एक तो बेराट में अशोक वाले अभिलेख की सीधी सीधी सी ये बात, 2 बातें याद रखनी। मगध का राजा कहा गया, बुद्ध संघ और धम्म ने अपनी निष्ठा व्यक्त करता है, 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी देता है। मौर्यों के बारे में एक जानकारी यह है कि किसी चित्रांग मौर्य नाम के राजा ने अपने चित्तौड़ का किला बनवाया था। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ का किला बनाया था। इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है और इसने चतरंग तालाब की वहां पर स्थापना की थी। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि बापा रावल ने मान मौर्य को हराकर यह किला जीता था यहाँ पर। इसका मतलब मौर्यों का कोई ना कोई लेना देना तो रहा होगा। तो उस मान मौर्य का एक अभिलेख मिला हमें, मानसरोवर चित्तौड़ के पास में एक जगह पड़ती है, वहां से उसका एक मानसरोवर अभिलेख मिला, जमशेदपुर को मिला था। मानसरोवर अभिलेख 713 का कहता है कि राजा मान ने यहाँ पर मानसरोवर तालाब बनवाया था, जिसके 3 पूर्वज पहले महेश्वर, भीम और भोज के नाम मिलते हैं। जमशेदपुर का अभिलेख मिला था, लंदन जाते समय समुद्र में फेंक के चला गया था। 738 ईस्वी का कोटा में कर्णस्वा शिवालय मतलब शिव जी के मंदिर का एक अभिलेख मिला है। इसमें मौर्यों के राजा धवल का नाम मिलता है और ये राजस्थान में उनके बारे में अंतिम जानकारी। इसके बाद मौर्यों का कोई भी नाम लेवा अपने राजस्थान में नहीं था। अब मौर्यों के बाद में क्या हो, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में अपने यहां पर कई वंश आ गए थे। इंडो ग्रीक आ गए थे, आपके शक आ गए थे, कुषाण आ गए थे, इधर अपने सुंग थे, कण्व थे, सातवाहन थे, साउथ इंडिया में चेर थे, चोल थे, पंड्य थे।
अपने उत्तर पश्चिमी भारत ऊपर वाले इलाके में इंडो ग्रीक थे, शक थे और कुषाण थे। बीच वाला जो सेंट्रल इंडिया इसके अंदर शुंग थे, कण्व थे और सातवाहन थे। एक थेड साउथ के अंदर जाके अपने चेर, चोल और पांड्य हुआ करते थे। तो भारत खंडित था, तो किसी एक वंश का नाम ले नहीं सकते। तो आप कहते हो साहब मौर्यों के बाद वाली जितनी जानकारियां एक साथ ही ले लो यार हमसे, तो आपको जो मौर्य था। तो वो जो इंडो ग्रीक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हिंद यूनानी राजा, ऐसा कहते हैं कि सिकंदर जब वापस गया था तो अपने कई सेनापति यहाँ बीच बीच में छोड़ के चला गया था। उन सेनापतियों में से कोई सेनापति इंडिया की तरफ बढ़ के आ गया था आगे, तो ग्रीक सेनापति इंडिया की तरफ आ गए, इसलिए उनको इंडो ग्रीक कहा जाता है। और ये जो इंडो ग्रीक राजा थे, इनमें एक राजा हुआ था मिनांडर, और मिनांडर ने अपने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। माध्यमिका मतलब समझो कोई नगरी, माध्यमिका पर आक्रमण कर दिया था 150 ईस्वी में। इस मिनांडर के 16 सिक्के हमें बेराट से प्राप्त होते हैं। भरतपुर में एक जगह पड़ती है नोहे, नोहे नाम की एक जगह भरतपुर में, यहां से शुंगों के टाइम की, शुंगकालीन एक मूर्ति मिली है। यक्ष ऋषि हुआ करते थे पहले, उनको यक्ष बोला करते थे। तो एक यक्ष की मूर्ति मिली है, हमने उसका लोकल भाषा में नाम दिया जाख बाबा। तो कोई पूछेगा आपको कि जाख बाबा की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है, तो नोहे से प्राप्त होती है। वास्तव में यक्ष की मूर्ति है। इसी टाइम का एक सेंटर अपने को मिलता है रंगमहल, हनुमानगढ़ जिले के अंदर रंगमहल नाम की जगह। रंगमहल का उत्खनन किसने किया? डॉक्टर हन्नारीड ने किया था। हनुमानगढ़ जिले में एक जगह पड़ती है, और कुषाणकालीन गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त होती है। नोहे से शुंगकालीन है, यक्ष की मूर्ति है, यहां से कुषाणकालीन है और गुरु शिष्य की मूर्ति है। इसके बाद आगे गुप्त काल में राजस्थान में सबसे बड़ा कोई सेंटर था, तो वो सेंटर था बयाना। और बयाना के अंदर समुद्रगुप्त ने कहते हैं आक्रमण किया था, यहाँ पर विजय स्तंभ बनवाया था। हम कहते हैं हमारे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ। समुद्रगुप्त ने यहाँ पर विजय स्तंभ बनवाया था। गुप्तों के सिक्कों का एक ढेर मिला, 1821 सिक्के मिले। सबसे अधिक सिक्के उनमें चंद्रगुप्त सेकंड के, चंद्रगुप्त सेकंड नाम का राजा था, उसके सबसे अधिक सिक्के मिले यहाँ से। और विष्णुवर्धन जो गुप्तों का एक सामंत रहा होगा, जो स्वयं वरिकोण से संबंधित रखता होगा, तो उसने यहाँ पे यज्ञ करवाया था। और उसके बाद एक भीम लाट, जैसे अपने सर लाट पड़ते वैसे भीम लाट बना दी होगी। प्रतिहा राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा रानी ने यहाँ पे उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। और मध्यकाल के अंदर जो आपने बयाना था, वो नील की खेती का एक मुख्य केंद्र रहा था। एक अभिलेख मिला अपने को, बड़वा अभिलेख, 12 से एक अभिलेख मिलता है। 12 जिले से अभिलेख मिला, 238 ईस्वी के आसपास का अभिलेख। मौखरी वंश की जानकारी वाले अभिलेख कहां से प्राप्त होते हैं? तो बड़वा से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। 4 पिलर है, उनमें 3 पर अपने को लेख लिखे हुए। यज्ञ के बाद में पिलर लगाए गए थे, यूप बोलते थे, यूप। यज्ञ के बाद में जो भी पिलर लगाए जाते यूप, तो यूप लगवाए हुए यहाँ। मीरकुल ने अपने बाडोली नाम की एक जगह है, यहाँ पर शिव मंदिर बनवाए थे। मैंने कहा था कि बौद्धों के मंदिर तो तोड़ दिया करते थे और शिव जी के मंदिर बनवाया करते थे, तो ये मीरकुल द्वारा बनवाए गए थे। पोस्ट गुप्ताज पीरियड, एक ही सेंटर मिलता है अपने को, भीनमाल। भीनमाल चावड़ा वंश की राजधानी थी। इसे चाप वंश, चापोत्कट वंश भी कहा जाता है, जिनकी जानकारी हमें बसंतगढ़ अभिलेख से मिलती है। जिसके अनुसार राजा वरमलात के सामंत राजिल को अर्बुद देश, मतलब आबू का स्वामी घोषित किया गया था, जो एक तरीके से सामंत व्यवस्था की जानकारी देता है। राजस्थानी आदित्य शब्द भी हमें सबसे पहले इसी के अंदर मिलता है, और चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है। कवि माघ जो यहीं के रहने वाले थे, शिशुपाल वध के अंदर लिखते हैं, जब अपनी जानकारी देते हैं कि मेरे दादाजी जो थे सुप्रभदेव राजा वरमलात के सर्वाधिकारी थे। और इस अभिलेख के 3 साल बाद ब्रह्मगुप्त ने अपनी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखी, जिसमें वो यहाँ पे चाप वंश के राजा व्याघ्रमुख का उल्लेख करते हैं। और जो ब्रह्मगुप्त थे उनको हम भारतीय न्यूटन कहते हैं। इनकी एक और किताब, उस किताब का नाम है खंड खाद्यक, और ये बाद में गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बन गई थी। अवेनसांग इधर भी यात्रा करता है, और अवेनसांग ने इसको पीलो मोलो कहा है। थोड़े कुछ सेंटर बीच बीच में से और रह गए, मैं उनकी जानकारी दे देता हूँ। जैसे एक सेंटर है अपने गणेश्वर सिक्कर जिले में, अंतली नदी के किनारे। आरसी अग्रवाल सर ने इसका उत्खनन किया करते थे, और सबसे पुराने तांबे के उदाहरण अपने यहीं से मिलते हैं। तो हम कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, कि मदर ऑफ कॉपर सिविलाइजेशन कोई है तो गणेश्वर है। फिर एक जगह अपने को मिली है सुनारी, तो झुंझुनू में ये जगह, सेम कांतली नदी के किनारे। और यहाँ पे लोहे भट्टियों के प्राचीनतम अवशेष है। एक जगह है ईसवाल, उदयपुर में, लोहे का काम यहां से मिला है। और इसके बारे में तो कहा जाता है कि एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, औद्योगिक नगरी थी। एक जगह अपने नागौर में कुराड़ा, इसलिए इसको औजारों की नगरी कहा जाता है। और आगे जब मैं हस्तकला पढ़ाऊंगा तब मैं और बताऊंगा कि आज भी खेती के औजार सबसे अच्छे यदि कहीं पर मिलते हैं तो नागौर के अंदर है। एक सेंटर है जोधपुरा, जयपुर में पड़ता है। ये 2-3 तो नाम है, कुछ शैल चित्र कहां से है, तो कोटा में चंबल नदी वाले क्षेत्र में, बूंदी में छाजा नदी वाले क्षेत्र में। और ये रावत भट्टा आलनिया और कन्या, रावत भट्टा और आलनिया तो कोटा में है। गरदड़ा बूंदी के अंदर जगह पड़ती है। हरसोरा डडीकर अलवर की सोनपुरा सिक्कर में। विराटनगर एक मैंने अभी बता ही दिया था आपको, जयपुर में, यहां से भी हमें शैल चित्र मिला।